ये स्माइल होती क्या चीज है भाई? पहले एक मिसकंसेप्शन था काफ़ी सारे एडल्ट लोगों में कि यार ऑर्थो ट्रीटमेंट, टीथ अलाइनमेंट, मेरा स्माइल इंप्रूव करना है, ये सिर्फ यंग एज में हो सकता है, एडल्ट में पॉसिबल नहीं। अगर जॉ डेवलप नहीं होगा तो जॉ छोटा रहेगा, जॉ छोटा रहेगा तो दांत आगे आएंगे। सो क्या ये मुंह खोल के सोना, माउथ ब्रीदिंग करना नॉर्मल है टू बी निग्लेक्टेड या इट नीड्स टू बी वर्कड ऑन? बट नाउ थिंग्स आर मच बेटर। डॉक्टर मिलिंद, जब भी बच्चा छोटा होता है तभी एक क्वेश्चन दिल में आता है, वो जो आने वाले दांत होते हैं, दूध के दांत, जो लगता है किसी काम के नहीं है, बट एक्चुअली क्या दूध के दांत काम के होते हैं? मोस्ट ऑफ द टाइम पेरेंट्स को लगता है कि यार ऑर्थो दांत टेढ़े मेढ़े हैं तो ऑर्थोडोंटिस्ट के पास कब जाना है, परमानेंट दांत आने के बाद। पर ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन। सो इट्स रिक्वायर्ड अ रोल ऑफ बोथ ईएनटी एंड ऑर्थोडोंटिस्ट हु कैन वर्क टुगेदर ताकि माउथ ब्रीदिंग कम हो जाए। ओह, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। Eating issues, no braces, because if you eat hard and sticky foods, they will break. Aligners, that problem is not there. You can just remove the aligners and you can eat whatever you want to eat. टेढ़े मेढ़े दांत आपको डिफाइन नहीं करता है, बट प्लेन दांत और एक स्माइल आपके कॉन्फिडेंस को डिफाइन पक्का करता है। तो मुझे पूछना है, व्हाट मेक्स 32 स्माइल सर्व पीपल विथ स्माइल? स्माइल कितना ज़रूरी होता है? इंसान कर पाता है, एनिमल्स नहीं कर पाते। बट कभी आप लोगों ने सोचा है दांतों का इंपॉर्टेंस कितना इंपॉर्टेंट होता है? पता नहीं यार, आते हैं मुंह में रह जाता है, चाहिए तभी गिर जाता है, चाहिए तभी नया आ जाता है। इतना सोचने वाली क्या बात है? सोचने के लिए ही तो है आज का पॉडकास्ट। आज हम लोग एक ऐसे इंसान से बात करेंगे जो 45,000 प्लस स्माइल्स को एक ब्यूटीफुल स्माइल में कन्वर्ट कर चुका है। इतना काफ़ी है क्या? नहीं। एक ऐसा सेटअप जहाँ पे हम लोग जब भी एंट्री करते हैं तो बहुत सारे लोग हमारी केयर करते हैं। अ टीम ऑफ 45 प्लस पीपल। डीवाई पाटिल कॉलेज में प्रोफेसर और उसी के साथ 22 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। 22 साल इंसान सिर्फ दांतों को देख देख के बोर नहीं होता। वो इंसान बोर नहीं होता जिसका पैशन है कि लोग स्माइल तो करे, ये एक बात है, बट स्माइल के साथ कॉन्फिडेंट भी फील करे, ये दूसरी बात है। और हर इंसान को वो कॉन्फिडेंट गिफ्ट करने के पैशन के साथ काम करता है डॉक्टर मिलिंद दर्डा। आज हम लोग उनके साथ बात करेंगे, ये स्माइल होती क्या चीज़ है भाई, और उसको कौन सी चीज़ें मोटिवेट करती है। स्माइल को मोटिवेट किया जाता है, कर सकता है। आज हम लोग जानेंगे कैसे करना है। सो हियर वी वेलकम एंड वी वांट टू टॉक टू डॉक्टर मिलिंद दर्डा। हाय डॉक्टर मिलिंद। Hi Shreya, pleasure meeting you. थैंक यू सो मच। डॉक्टर मिलिंद, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अरे यार ये स्माइल इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है? स्माइल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एसेट ऑफ ह्यूमन बींग। बचपन से लेके टिल यू आर ओल्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम कैरी करते हैं हमारे साथ स्माइल। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन और हमने इसको कैरी करना चाहिए बिकॉज ये हमारा इंपॉर्टेंट एसेट है। जब हम छोटे थे, बचपन में थे, तो मम्मी कभी डांटती थी और तो हम उसको रिस्पॉन्ड करते थे अगर स्माइल से, तो मम्मी का डांटना चला गया। वो स्कूल में हो, टीचर ने गुस्सा किया, टीचर ने होमवर्क नहीं किया इसलिए मना कर दिया, उसने गुस्सा किया, तो टीचर के पास हम स्माइल करके देखेंगे तो टीचर अपनी खुश हो जाएगी। वही मेकिंग फ्रेंड से लेके कॉलेज में हम जाते हैं तो कॉलेज में हम दोस्त बनाते हैं। तो हमारे में ये कुछ चीज़ करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास होती है स्माइल, क्योंकि ये अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है, एक पर्सनालिटी को अलग एक नज़रिया देती है। और रिलेशनशिप में, जब हम रिलेशनशिप में जाते हैं तो रिलेशन को बिल्ड करने के लिए, उसको बड़ा करने के लिए हमें काम आती है स्माइल। लाइफ में हम जब जॉब देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने के लिए हर कतार पे हमको आगे बढ़ाने के लिए काम में आती है हमारी स्माइल। सो ये अपना एक एसेट है और कभी ना कुछ रीज़न कारण हम एसेट को खो जा रहे हैं हम। अगर इस इट इज़ नॉट ओनली हेल्पिंग अस टू बिल्ड अ कॉन्फिडेंस बट मेंटल हेल्थ के लिए भी स्माइल इंपॉर्टेंट है। आज जिस जीवन में हम जी रहे हैं, जो तनाव में हम जी रहे हैं, एक स्माइल हमारे चेहरे पे है ना, तो हमारे में एक हार्मोन रिलीज करता है, इट्स कॉल्ड एंडोर्फिन। एंडोर्फिन हमें एक्साइटमेंट लाती है, हमें एक वेलबींग का फीलिंग लाती है और हमको एक आगे बढ़ने का एक अलग तरीका नज़रिया देती है। तो लाइफ में कुछ किसी पड़ाव में हो, भले वहाँ पे डिस्टर्बेंस हो, वहाँ पे प्रॉब्लम्स हो, पर अगर हमारे पास स्माइल करके एसिड है ना, तो हम वो चीज़ को हम कैरी करेंगे, हम उसको क्रॉस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। नॉर्मली हमारे फेस के मसल्स होते हैं कॉल्ड एज अ फेशियल मसल्स ऑफ एक्सप्रेशंस। अगर हम स्माइल करें ना बार बार,
तो इट इज़ गोइंग टू क्रिएट सम काइंड ऑफ जिम्नास्टिक एक्टिविटी टू आवर मसल्स। और जितनी हमारी जिम्नास्टिक एक्टिविटी रहेगी, जितनी हम स्माइल करेंगे, उतने हमने हमारा ओरल कैविटी का, नॉट ओनली ओरल कैविटी, हमारा फेस का एक्सप्रेशन बेटर रहेगा। सो हम जो मेकअप करने की कोशिश करते हैं 30-40 होने के बाद, 50 होने के बाद, अगर आपका स्माइल कंटिन्यूस है ना, तो आपके ये मसल्स टाइट रहेंगे ना, तो कोई कॉस्मेटिक करने की जरूरत नहीं, ना ही कोई फेशियल एक्सप्रेशंस के लिए अलग कुछ करने की जरूरत है। इट्स स्माइल एक ही, वही काफ़ी है। So just carry वाह, your smile and you'll see that people, the way people looking at you is going to be completely different. So it's an important asset. That's what I'll say that. अमेजिंग। इनफैक्ट डॉक्टर मिलिंद, आप जब भी बोल रहे हो मैं सोच रही हूँ, इंस्टाग्राम से लेके, गूगल से लेके, यूट्यूब तक, Hmm. या हम जिनको पसंद करते हैं उतने तक, जो स्माइल हमारे चेहरे पे लेके आता है, या जो हम लोग स्माइल करते हुए लोगों को देखते हैं, उन लोग को ही तो हम लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, राइट? Right, absolutely. परफेक्ट। Means in fact, I want to say that कि अगर आप कोई मूवी देखो या कोई, जैसे आपने बताया इन्फ्लुएंसर देखो आप, अगर आप देखोगे उनके दांतों की, उनकी स्माइल फैंटास्टिक है, एंड द वे दे कैरी देमसेल्फ, द वे दे लुक बेटर, it just because of their smile. So it's an important asset, and every human being, it's not that actress should have a better smile. For our own personality, for ours to look better, for our to feel better, वी we need नीड that better स्माइल। smile. लवली। डॉक्टर मिलिंद ने ना कुछ बात कही है, हमारे बर्थ से लेके हमारी ओल्ड एज तक स्माइल साथ में रहता है। तो चलिए थोड़ा सा एज वाइज जाता है। डॉक्टर मिलिंद, जब भी बच्चा छोटा होता है तभी एक क्वेश्चन दिल में आता है, वो जो आने वाले दांत होते हैं, दूध के दांत, जो लगता है किसी काम के नहीं है, बट एक्चुअली क्या दूध के दांत काम के होते हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। नॉर्मली मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स हम देखते हैं जो काफ़ी इग्नोरेंट होते हैं उनके दूध के दांत में। उनको लगता है यार परमानेंट टीथ आने वाले हैं, तो एक आध दांत टूट गया, किसी में कैविटी हो गई या कुछ मिसिंग हो गए, तो क्या फ़र्क पड़ता है, परमानेंट टीथ तो है। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मिल्क टूथ प्लेज एज इम्पॉर्टेंट रोल एज परमानेंट टीथ। मिल्क टूथ ये भगवान ने इसी तरह बनाया है कि वो सेट है एक, जो हम ग्रोइंग एज में अपने अपने ओरल कैविटी में है, उसका एक पर्टिकुलर रोल है। क्या रोल है उसका? उसका रोल है कि तुम्हारे बचपन में हमारे जो ग्रोथ के लिए, जो बॉडी में जो हमें विटामिन्स चाहिए, प्रोटीन्स चाहिए, जो मिनरल्स चाहिए, वो अपने हम प्रॉपर ईटिंग से बने। पर वो प्रॉपर ईटिंग के लिए वी नीड टू हैव दैट फुल सेट ऑफ मिल्क टीथ, जिससे अपना ईटिंग प्रॉपरली हो, अपना अचीविंग इफिशिएंसी प्रॉपरली हो, ताकि अपने बॉडी को इनफ अमाउंट ऑफ प्रोटीन विटामिन मिले जो अपने ग्रोथ में काम में आ जाए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। हम एज अ पेरेंट, हम बच्चों को प्रॉपर ग्रोथ, फिजिकल मेंटल ग्रोथ आने के लिए उनको स्पोर्ट्स लगाते हैं, हम उनको डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस भेजते हैं, मेंटल मैथ्स हो, फोनेटिक्स क्लास हो, अलग अलग क्लास भेजते हैं ताकि बच्चा एक बेटर पर्सनैलिटी बने उसकी। बट वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एसेट ऑफ बेटर पर्सनैलिटी इज बॉडी हेल्थ, एंड टू हैव बेटर बॉडी हेल्थ, हमारे दांतों का पूरा सेट होना, मिल्क टूथ का पूरा सेट होना बहुत जरूरी है, बिकॉज वो ग्रोइंग एज है। उस ग्रोइंग एज में अगर एक दांत भी मिसिंग है या दांत में कैविटी बना हुआ है, उसके कारण बच्चा प्रॉपर खा नहीं रहा है या और फूड को निगल रहा है, तो इनफ अमाउंट ऑफ कैल्शियम, इनफ अमाउंट ऑफ विटामिन बॉडी को नहीं मिलेंगे, एंड यू विल सी दैट वेरी दैट चाइल्ड इज नॉट डेवलप फिजिकली, और फिजिकल डेवलपमेंट कम हुई तो डेफिनेटली गोइंग टू अफेक्ट द मेंटल हेल्थ। सो in this growing age, having the set of milk tooth plays a great important role. That's a one important factor. Second, अगर दांतों में कैविटीज़ है, दांतों में इन्फेक्शन है, तो चाइल्ड जब वो खाना खा रहा है तो इन्फेक्शन आपके पेट में जा रहा है, राइट। और पेट में जा रहा है तो और प्रॉब्लम्स बना रहा है वो। सो हैविंग दैट हेल्दी सेट, इट्स नॉट जस्ट हैविंग अ टीथ सेट, बट हेल्दी टीथ सेट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ बेटर हेल्थ ऑफ चाइल्ड. So do not ignore the milk tooth. If you find even a cavity, if you find a tooth is been loose or you find a tooth is been broken, you need to just address that. सबसे पहले definitely उसको केयर करनी चाहिए, पर you find any concerns, any problems, don't ignore that. You need to get a treatment done for that. वाओ! ए डॉक्टर मिलिंद, आपने ना 2 वर्ड यूज़ किए हैं, एक ग्रोथ और डेवलपमेंट। Right. सो पिछले 17 सालों से, बिकॉज़ आई हैव बीन वर्किंग विद मदर्स, मैं एक बता सकती हूँ कि ग्रोथ मतलब क्या, जो मेजर हो सकता है। मतलब आपका हाइट, आपका वेट, आपका हेड सर्कम्फरेंस। बट डेवलपमेंट एक ऐसा चीज़ है जो मेजर नहीं हो सकता। Absolutely. माइट बी आपके और मेरे एज में किसी का मेंटल एज बहुत हाई हो सकता है, किसी का मेंटल एज अप्रोप्रिएट हो सकता है। सो आई जस्ट वांट टू टेल ऑल द पेरेंट्स कि टीथ की जब भी हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये उन एस्पेक्ट पे भी काम कर रहे हैं जिस एस्पेक्ट के बारे में हम लोग सोच नहीं रहे हैं, या हम लोग ज़्यादा अवेयर नहीं है। तो फिर डॉक्टर मिलिंद, अगर ये चीज़ इतना ही इम्पोर्टेंट है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसमें कैविटी ना हो? So that's where the answers lies. कि once we understand कि मेरे बच्चे के मिल्क टूथ इम्पॉर्टेंट है,
तो सबसे बेसिक चीज़ हमने देखनी है कि हम बेसिक जो ओरल हाइजीन जो फॉलो करते हैं हम फॉलो कर रहे हैं क्या नहीं. दैट सिंपल थिंग इज़ दैट ट्वाइस ए डे ब्रशिंग. नॉर्मली अपना बच्चा होता है कि जो सुबह ब्रश कर लेता है, जब उसको पीछे लगते हैं हम, रात में हम भी थोड़े से दिन भर बिजी शेड्यूल के कारण हम जल्दी सो जाते हैं यार, बच्चे को बताना रह जाता है कि यार तू ब्रश कर. वो बच्चा देख रहा है कि मम्मी डैडी मेरे ब्रश नहीं कर रहे, तो मैं कहाँ ब्रश करूँ, तो वो बच्चा भी वैसे सो जाएगा, हम उसको पुश करेंगे तो ही इज नॉट गेट अ मोटिवेशन. दैट्स तो ट्रू. बिकॉज ऑफ दैट व्हाट इज हैपनिंग, चाइल्ड इज नॉट ब्रशिंग ट्वाइस अ डे. सो एक पेरेंट ने सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ करनी है कि क्रिएट दैट हैबिट ऑफ ब्रशिंग ट्वाइस अ डे प्रॉपरली. देर आर सर्टन वेज, आई टॉक इन लेटर कि कैसे वो हैबिट बनानी है, बट ट्वाइस अ डे ब्रशिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज 2 बार ब्रश करेंगे, स्पेशली रात की ब्रशिंग, ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि दिन में जो खाया बच्चों ने वो सब क्लीन हो जाए तो ओरल कैविटी विल बी वेरी हेल्दी. सेकेंड चीज़ है, कुछ भी खाओ गागल करो. एक बच्चा दिन में स्नैकिंग करता है, स्कूल में डब्बा खाता है या फिर बाहर कुछ खा लिया उसने, तो उसको एक आदत लगाने की, कुछ भी खाओ तो गागल करो. सो ये 2 चीज़ अगर हम फॉलो करेंगे ना, चाइल्ड विल हैव बेटर डेंटल हेल्थ. थर्ड, फूड हैबिट्स. कि फूड हैबिट्स में नॉर्मली हमको एक आदत है कि बच्चों को, चलो हमने 2 डब्बे तो हमने प्रॉब्लम, नॉर्मली 3 डब्बे होते हैं आजकल स्कूल में बच्चों के दिन, 2 डब्बे तो मम्मी प्रॉपर प्रिपेयर कर लेती है, पर थर्ड डब्बे में स्नैक्स क्या देना है. और उस स्नैक्स में वो फिर चिप्स दे देगी, कुछ उनको लगेगा कुछ सैंडविचेस ऐड कर देगी या कुछ चीज़ें ऐसी ऐड करेगी जो विच इज़ गोइंग टू बी नॉट गुड फॉर हिज डेंटल हेल्थ. बिकॉज ये चिप्स बोलो या वेफर्स बोलो या फिर और कुछ स्नैक्स बोलो, which is going to have a lot of carbohydrate, वो stick करेगा उसके दांतों के अराउंड and that will create cavity. So small changes need to be done there, जहाँ पे बच्चों में make sure that कि ऐसी फूड हैबिट्स नहीं रहे कि जिसके कारण दांतों में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा बन के एसिड बने और कैविटीज़ बने. एंड थर्ड, ऐड लॉट ऑफ मिल्क कंटेनिंग फूड. सो जैसे आप, बिकॉज टीथ जो ग्रोइंग एज में दांत जब बन रहे होते हैं तो कैल्शियम एंड फॉस्फोरस बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ये अपने मिल्क प्रोडक्ट से आता है, जैसे मिल्क है, योगर्ट है, चीज़ है, या फिर सर्टन काइंड ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स है, सर्टन काइंड ऑफ फ्रूट्स है, जैसे विटामिन सी जैसे ऑरेंजेस करता है या फिर बनाना है. ये सब फ्रूट्स है, ये चीज़ें बच्चों में बार बार कंज्यूम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, which will help to improve the overall dental health. So some basic food habit changes, avoiding certain foods, and twice a day brushing and gargle when you eat anything is more than enough to maintain the better health of a child teeth. वाह. डॉक्टर मिलिंद, इसी के रिलेटेड एक क्वेश्चन. कैविटी हो गई है Hmm. तो वो परमानेंट डैमेज करेगा ही मेरे बच्चे के दांतों को? क्या इट्स ऑलवेज ट्रीटेबल एंड यू कैन विजिट डॉक्टर टू गेट द हेल्प? सो इन केस अगर आप कुछ प्रोटोकॉल्स नहीं फॉलो किए हमने और कुछ गड़बड़ हो गए हमसे और कैविटी हो ही गई, तो उस केस में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू विजिट डेंटिस्ट. बिकॉज होम रेमेडीज विल नॉट वर्क. कैविटी इज समथिंग विच इज इरिवर्सिबल. एक बार अगर वो हो गई है, सो बैक्टीरिया विल कीप ऑन अक्यूमुलेटिंग देयर एंड विल कीप ऑन डिस्ट्रॉइंग द टूथ. So moment you find there's a black spot on the tooth, even you find a white dark marks on your teeth, Yes, that's the yes. first stage of cavity. Even you see a white mark on a teeth or it's becoming brown or black, first thing you need to see that you need to visit a dentist. ओके. Then once you visit a dentist, then it's a dentist's duty to treat whether he feel that कि दांत ये गिरने वाला है और गिरने के एकदम समय के एकदम नज़दीक है, then he may not advise you treatment. पर उसको लग रहा है कि दांत का गिरने का टाइम टेबल काफ़ी दूर है, then he'll advise basic treatment which could be a filling or maybe fluoride varnish or sealant, whatever is required. Basic treatment will advise. But visiting dentist makes very important moment you see the cavities, because ये cavity अगर हमने treat नहीं की तो ये कैविटी बढ़ जाएगी, ये दांत के नव तक जाएगी और दैट चाइल्ड विल हैव टूथ पेन. और ये दांत पेन ना ही मदर्स को पसंद है ना ही डॉक्टर को पसंद है, क्योंकि ट्रीटिंग अ चाइल्ड हु इज 3 year old 4 year old जिसमें गम्स दांत में इन्फेक्शन हो गया है, देन डूइंग अ रूट कैनाल विद देम, इट्स नॉट अ ग्रेट थिंग. तो मम्मी को दर्द होगा बट डॉक्टर को भी दर्द होगा उसको ट्रीटमेंट करने के लिए, बिकॉज इट्स नॉट ईजी टू हैंडल such kids. So make sure that, ideally I'll say that when a child is, एक आपने सब होम रेमेडीज भरे फॉलो किए हमने, विजिटिंग टू अ डेंटिस्ट जस्ट फॉर रूटीन चेकअप वंस इन अ ईयर व्हेन ही इज 2 year or 3 year or 4 year, और यू एज अ पेरेंट इफ यू आर वेल एजुकेटेड जस्ट चेकिंग हिज ओरल कैविटी प्रॉपरली जब आप ब्रश कर रहे हो उसको, सीइंग दैट कोई कैविटी का नहीं, इज मोर देन इनफ टू फाइंड आउट वेदर यू हैव टू विजिट टू डेंटिस्ट और नॉट. डॉक्टर मिलिंद, ऐसा क्यों होता है कि सभी बच्चों में तो कैविटी नहीं होती? किन बच्चों में होती है, किन बच्चों में नहीं होती? क्या सफ़ेद दांत है मेरे बच्चे के, ये भी कुछ मदर्स कमेंट करते हैं, बट बीच में से ही उसमें कैविटी हो जाती है, किन बच्चों को नहीं होती, तो व्हाट्स द डिफरेंस?
सो वेरी राइटली सेड क्वेश्चंस। कुछ मदर्स मेरे पास आते हैं और मुझे ये कॉमनली क्वेश्चन पूछते हैं कि यार डॉक्टर, मेरा लड़का और मेरी लड़की ये जब 1.5-2 साल की थी तब उनके दांत बहुत वाइट थे। हम तो फैमिली में बोलते थे कि बॉस इसके दांत तो एकदम मस्त होने वाले। बट सडनली वन फाइन डे वी कुड सी देयर ब्लैक स्पॉट्स इन ऑन हिज टीथ। दैट्स ट्रू। ये तो 2 टाइम ब्रश कर लेता है, हाइजीन भी आप इंस्ट्रक्शन प्रॉपर फॉलो करता है, अच्छा फूड भी हम उसको खिलाते हैं, हम उसको, फिर कैविटीज़ क्यों हो गई? ये सब मदर को मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप आप उसको फीड करते हो रात में? आइदर इट कुड बी अ ब्रेस्ट फीडिंग करके आप उसने सुला दिया, या फिर बॉटल फीडिंग कर दिया। आजकल क्या हो गया कि फैमिली mothers also been working, so whole day they are multitasking, they are doing a lot of activities, ऑफिस जाना है, खाना बनाना है, पढ़ाई लेनी है, और उसके बाद एट द एंड ऑफ द डे आई बीन टायर्ड। और जब बच्चा रात में नींद में उठ जाता है तो उनको एक आदत लग जाती है कि उसको फीड करा के उसको सुला दो। दैट्स ट्रू। अगर वो ब्रेस्ट फीडिंग है तो ब्रेस्ट फीडिंग करा के उसको सुला देगी, अगर वो बॉटल फीडिंग है तो बॉटल उसके मुंह में रख देगी और वो सो जाएगी। या फिर कभी कभी उनको हम रात में खाना खिला देते हैं, उसको हम कुछ भी वो खा लेता है ना, कुछ भी जो फूड है, जो शुगरी फूड्स है वो खा के सो जाता है, ब्रश नहीं करता है। तो व्हेन आई आस्क दिस क्वेश्चंस टू देम, तो वो बोलते हैं यस डॉक्टर, मैं उसको फीडिंग कराती हूँ रात में और मैं सो जाती हूँ। आई वांट टू जस्ट से दैट कि जो भी मिल्क, वेदर इट इज़ अ ब्रेस्ट फीड मिल्क और इट्स अ मिल्क विच इज़ बिन काउ मिल्क और इट्स बफेलो मिल्क, एनीथिंग। आप जब बॉटल से बच्चे को पिलाते हैं तो ऑल दिस मिल्क कंटेंट कार्बोहाइड्रेट्स। और ये कार्बोहाइड्रेट क्या करता है कि बैक्टीरिया को ये कार्बोहाइड्रेट पसंद है। जैसे ही कार्बोहाइड्रेट मुंह में रहता है तो बैक्टीरिया उस पर अटैक करते हैं और वो कार्बोहाइड्रेट खा लेते हैं एंड देन क्रिएट द एसिड, और एसिड मिल्क टूथ पे अटैक करता है। ऑलरेडी मिल्क टूथ थोड़े सॉफ्ट होते हैं, सो जैसे एसिड मिल्क टूथ पे अटैक करता है उस पर कैविटी बनना शुरू होते हैं। भले ही आप डेली हाइजीन फॉलो कर रहे हैं, उसको उसको प्रोटोकॉल से फॉलो कर रहे हैं, पर हम एक गलती कर देते हैं कि रात में उनको दूध पिलाते हैं या कुछ स्नैकिंग करते हैं उसमें, सो दैट रात में जो दूध पिलाने के कारण जो कैविटीज़ बनते हैं उसको हम नर्सिंग बॉटल कैविटी बोलते हैं। एंड इट्स नॉट ईजी टू ट्रीट देम, इट्स क्वाइट पेनफुल टू ट्रीट देम। सो एक छोटी सी चीज़ है, हमको वो, अगर हम वो बॉटल फीडिंग या ब्रेस्ट फीडिंग अगर हम रात में बंद कर दें हम उसको, और उसके जगह हम कोई अल्टरनेटिव सॉल्यूशन देखें हम, और इनकेस हमने फीडिंग किया बिकॉज हम चलो टायर्ड है, हमने फीडिंग कर भी दिया, तो एक आदत लगानी हमको कि साइड में हमको एक बॉटल भर के पानी रखना है, ताकि बॉटल फीडिंग करने के बाद उसको पानी सिप कराए या ब्रेस्ट फीडिंग करने के बाद पानी सिप कराए, ताकि मिल्क मुंह में नहीं रहे, बिकॉज मिल्क अगर मुंह में रहेगा ना तो कैविटी बनाएगा 100%। सो वो आदत लगानी है। और इन अ टाइम मीन्स हमने डिसाइड करना, चलो मैं इमीडिएटली हैबिट नहीं छोड़ सकती, 2 या 3 महीने में उसकी धीरे धीरे उसकी फीडिंग की हैबिट पूरी बंद करनी है, एंड यू विल नॉट सी एनी सच काइंड ऑफ कैविटी इन द माउथ। ओके, सारे मदर्स डॉक्टर मिलिन ने जो बोला उसके लिए आपको एक डाउट आ सकता है। आपको क्या पता है डॉक्टर, मेरे बच्चे को तो रात में बहुत भूख लगती है, भूखा हो जाता है मेरा बच्चा। तो सबके सब लोग, साइंस कहता है अगर आपका बच्चा 8 kg प्लस है तो आपका बच्चा रात में भूख के लिए नहीं, आदत के लिए उठता है। फिर वो आदत स्नैकिंग की हो सकती है, फीड की हो सकती है, बॉटल की हो सकती है। इसलिए टेंशन मत लेना, आप आपके बच्चे को भूखा नहीं रखने वाले। और दूसरा चीज़, इंसान का बच्चा है, रात में ज़्यादा भूख लगे तो सुबह उठ के प्रॉपर ब्रेकफास्ट कर ही करेगा ही, लेगा। यस। सो टेंशन मत लेना। एंड वन मोर थिंग डॉक्टर मिलिन, जो मैंने अभी के आपके सेगमेंट से समझा है कि बच्चा को अगर आप रात में फीड करा भी रहे हो तो आई थिंक एक सिप पानी देना इज़ प्रिटी ईजी। एब्सोल्युटली। और 1.5 से 2 साल के बीच में हम लोग वैसे भी रात का फीडिंग बंद करना है। और अगर बॉटल का हैबिट है तो वो तो हमको फर्स्ट ईयर बर्थडे जब भी बच्चे का होता है तभी बच्चे को गिफ्ट देना है बॉटल बंद करके। ये बच्चे के लिए स्माइल गिफ्ट भी हो जाएगा ना। एब्सोल्युटली। वाओ, दैट साउंड्स नाइस। डॉक्टर, एक आपके फील्ड का फेवरेट सवाल पूछूं? पूछो। ये ऑर्थोडोंटिस्ट जो आप हो, हम्म। सो मैंने स्टार्टिंग में जब भी डॉक्टर मिलिन का इंट्रोडक्शन दिया, मैंने बोला कि अ पैशनेट पर्सन जो स्माइल के साथ काम करता है, बट उनका जो स्पेशलाइजेशन है दैट्स ऑर्थोडोंटिस्ट। तो वो एग्जैक्टली होता क्या है? सो ऑर्थोडोंटिक्स ये 3 ईयर स्पेशलाइजेशन होता है। जब BDS ये 5 ईयर की डिग्री होती है, दैट कॉल्ड बैचलर इन डेंटल सर्जरी। उसके बाद 3 ईयर्स का स्पेशलाइजेशन कॉल्ड ऑर्थोडोंटिक्स, दैट इज मेनली रिलेटेड टू द टीथ अलाइनमेंट। It will not only help in teeth alignment also, but also help in guiding facial development, ताकि अपने जॉ का, फेस का सिमेट्री और बैलेंस मेंटेन रहे। सो टीथ अलाइनमेंट, ट्राइंग टू फाइंड आउट कि अगर पेशेंट के दांत टेढ़े मेढ़े हो रहे तो क्यों हो रहे, प्रिवेंट देयर, इंटरसेप्ट द प्रॉब्लम ताकि वो बड़ा नहीं हो, एंड करेक्ट विद अ राइट सोल्यूशन ताकि पेशेंट का
टीथ अलाइनमेंट तो सही रहे, बट अलॉन्ग विद दैट फेशियल बैलेंस भी सही रहे. सो वी जस्ट डील विद द टीथ अलाइनमेंट एंड फेशियल बैलेंस, एंड इट्स अ 3 year स्पेशलाइजेशन पोस्ट BDS. ओह दैट साउंड्स गुड। तो इसका रोल तो फिर बच्चों के केस में तो आने का कोई सवाल ही नहीं है, बिकॉज बच्चों का तो जॉ डेवलप ही नहीं है, तो आपका रोल सिर्फ अडल्ट के साथ आता है। नहीं नहीं, ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है. नॉर्मली डेफिनेटली मिल्क टीथ गिरने के बाद यू स्टार्ट गेटिंग परमानेंट टीथ, और नॉर्मली परमानेंट टीथ एट द एज ऑफ 6-7 आना शुरू हो जाते हैं. राइट। But once you have first few bunch of permanent teeth, which is front anteriors and molars, आपका ऑर्थोडोंटिस्ट का विजिट तो बनता ही है. क्यों? बिकॉज दैट्स वेयर ऑर्थोडोंटिस्ट विल फाइंड आउट कि दांत का जो आने का टाइम टेबल है ये सही है क्या नहीं, परमानेंट टीथ का टाइम टेबल, और उसमें कुछ इशू है, देन ही कैन इंटरवेन एट दैट मोमेंट. उसको लग रहा है कि दांत ज़्यादा टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं, मे बी पेशेंट इज़ 9 year old 10 year old, उसको लग रहा है कि दांत टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं, और कॉज इज़ क्या है, इज द कॉज इज थम सकिंग, लिप बाइटिंग, और इज इट जेनेटिक. सो ट्राई टू फाइंड आउट द कॉज बिहाइंड द प्रॉब्लम्स, एंड अकॉर्डिंगली पेशेंट को सिंपल सॉल्यूशंस देता है, जिट्स कॉल्ड प्रिवेंटिव ऑर्थोडोंटिक्स या इंटरसेप्टिव ऑर्थोडोंटिक, जिससे कारण उसका प्रॉब्लम अगर आ रहा है तो उसको आने मत दो. अगर ऑलरेडी आ गया है प्रॉब्लम, दांत टेढ़े मेढ़े हो रहे, जॉ छोटा हो रहा है, तो वहाँ पे उसको रोक दो ताकि वो बढ़े नहीं. सो ये दिस वेरी इंपॉर्टेंट फेज ऑफ लाइफ जहाँ पे ऑर्थोडोंटिस्ट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग यंग early age, which is around 8, 9, 10 years of age. So recommended to visit an orthodontist because उस एज में अगर वो पेशेंट के दांतों पे ध्यान रखेगा ना, लेटर प्रॉब्लम्स विल बी लेटर. मोस्ट ऑफ द टाइम पेरेंट्स को लगता है कि यार दांत टेढ़े मेढ़े है तो ऑर्थोडोंटिस्ट के बाद कब जाना है, परमानेंट दांत आने के बाद. पर ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है. यू शुड बी विजिटिंग ऑर्थोडोंटिस्ट एट अर्ली एज, विच इज 8, 9, 10, ताकि ऑर्थोडोंटिस्ट विल फाइंड आउट कि प्रॉब्लम को छोटा ही रखे, उसको बड़ा मत होने दो. वाह। और I want to say that कि 80-90% patient will not require any kind of premolar extraction, जो commonly लगता है post puberty दांत टेढ़े मेढ़े होने के कारण. वो extraction नहीं लगता, because most of the parents 14-15 साल के बाद हमारे पास आते हैं, पेशेंट के दांत टेढ़े मेढ़े रहते हैं काफ़ी, और जो एक्सपांशन के लिए उनको चांस नहीं होता है, तो ऐसे केसेस में हमको उनको प्रीमोल एक्सट्रैक्ट करने पड़ते हैं, और पेरेंट्स बोलते हैं डॉक्टर विदाउट एक्सट्रैक्शन इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं क्या. तब मुझे उनको बोलना पड़ता है ऑलरेडी थोड़ा लेट हो गया, आप थोड़ा शुड हैव बीन स्लाइटली अर्ली. सो वेरी स्ट्रांगली रिकमेंडेड विजिट ऑर्थोडोंटिस्ट अर्ली, ताकि वो अगर पेशेंट की जॉ के डेवलपमेंट करनी है, दांतों की अलाइनमेंट बेटर करनी है, प्रॉब्लम्स को छोटा रखना है, तो वो ईजिली कर सकता है विद सिंपल डिवाइसेस, और इफ रिक्वायर्ड ब्रेसेस, और समटाइम इन अलाइनर्स ऑल्सो ही कैन यूज इट. बट डॉक्टर मिलिंद, मैं मदर हूँ, आप जो बोल रहे हो ना, जॉ बाहर जॉ अंदर, दांत टेढ़े मेढ़े, ये दिखाई नहीं देता है, मतलब इतना जल्दी समझ में भी नहीं आता. एब्सोल्युटली. एक आध बार थोड़ा सा दांत टेढ़ा हो तो लगता है खूबसूरती दिखता है बच्चे के ऊपर. मतलब आपका कहना है कुछ इशू दिखे या नहीं दिखे, हाँ, फिर भी एक विजिट तो बनता है. बनता ही है. और अगर आप बोलते हो कि नहीं इसको कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा करेंगे हम लोग 2 साल के बाद देखेंगे इस बच्चे को, देन वी एज अ मदर वी आर सॉर्टेड. एब्सोल्युटली. ये अच्छा है यार, खुद का टेंशन डॉक्टर को दे दो, इतना किधर सोचेंगे हम लोग. बच्चा बड़ा होने के बाद वापस बड़ा ट्रीटमेंट करने से बेटर है छोटा है तभी फिनिश कर दो. डॉक्टर मिलिंद, आपने ना एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट टच किया मुझे, जिसके बारे में पूछना है. थम सकिंग एंड टीथ, या थम सकिंग एंड स्माइल, इसका कनेक्शन एग्जैक्टली क्या है? सो नॉर्मली थम सकिंग इज एन हैबिट. ये हैबिट क्यों लगती है, जस्ट आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड. नॉर्मली बच्चा जब 1-1.5 साल का होता है, जब वो ब्रेस्ट फीडिंग पे होता है मम्मी के, और अचानक ब्रेस्ट फीडिंग से अगर मम्मी ने उसको स्पून फीडिंग पे शिफ्ट कर दिया, या फिर इंटरमीडिएटली थोड़े दिन के लिए बॉटल अगर यूज़ नहीं की हमने, तो उसके कारण क्या होता है, देयर इज़ एन ओरो इरोटिक रिफ्लेक्स होता है अपने लिप्स के अराउंड. जो रिफ्लेक्स का काम होता है कि जब वो मम्मी के ब्रेस्ट फीडिंग जब मम्मी करती है, तो एक ब्रेन को एक सेटिस्फैक्शन दे, इंडोर्फिन को रिलीज करे, ताकि यू फील वेरी सेटिस्फाइड, यू फील वेरी कंफर्टेबल एट दैट पोजिशन. But moment the mother stops breastfeeding and immediately shift the child to a spoon feeding, अपने लाइफ में हम जल्दबाजी में कुछ चीज़ें ले लेते हैं हम, तो वो ट्रांजिशन नहीं करे उसको प्रॉपरली उसको हम, तो इस केस में वो रिफ्लेक्स तो एक्टिव है, बिकॉज ये रिफ्लेक्स उम्र के 3 साल तक एक्टिव रहता है, 3 या 4 साल तक. तो द चाइल्ड वांट टू सक समथिंग, and he is not able to get that device, or is not able to get that feeling. So उस फीलिंग को कंफर्ट फील करने के लिए वो लिप बाइट करना शुरू कर देता है, ताकि उसको सेटिस्फेक्शन फील हो जाए.
या फिर थम सक करना शुरू करता है या फिर फिंगर सक करना शुरू होता है, बिकॉज ये जब That's थम जब पैलेट को लगता है तो ही गेट दैट सेम वेल बीइंग फीलिंग, और वो right. फीलिंग अगर उसको हम इमीडिएटली उसको इंटरवेन नहीं करते तो हैबिट्स में बन जाती है. सो आई विल टेल ऑल द पेरेंट्स कि अगर अगर बन भी जाती हैबिट, ये इनकेस आपने देखा है कि चलो ये थम सकिंग कर रहा है बच्चा मेरा या लिप बाइटिंग कर रहा है, अगर वो 3-4 साल का है ना, तो 2 या 3 साल का है तो डोंट इंटरवेन देयर, Okay. क्योंकि ये रिफ्लेक्स है ना 3 साल के बाद ये मिनिमाइज होने वाला है, 4 साल के बाद मिनिमाइज होने वाला है रिफ्लेक्स ये. तो ऑटोमेटिकली देयर आर हाई चांसेस दैट चाइल्ड विल स्टॉप सकिंग दैट. बट अगर ये हैबिट डीप रूटेड है, जैसे कुछ साइकोलॉजी कारण, क्योंकि उसको इनसिक्योर अलॉन्ग विथ थम सकिंग इज फीलिंग इनसिक्योर बिकॉज ऑफ सम रीजन, जहाँ पे उसको लग रहा है कि मुझे इनफ अटेंशन नहीं मिल रहा है मुझे मम्मी से या डैडी से, या मुझे मुझे वो अटेंशन गेनिंग मैकेनिज्म करके वो थम सकिंग करना शुरू करता है, या फिर उसको इनसिक्योरिटी फील करना शुरू होता है. सो एज अ पेरेंट फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट ये हैबिट है, ये बिकॉज ऑफ इनसिक्योरिटी कारण है, क्या इट इज़ द हैबिट विच इज़ हैपन जस्ट बिकॉज ऑफ एज अ फिजिकल इन नेचर. Important. अगर वो इनसिक्योरिटी कारण है देन वी नीड टू गिव एन अटेंशन टू दैट. 3 साल तक है तो डोंट ट्राई टू यूज एनी फिजिकल मेथड्स टू ट्राई टू गेट रीड ऑफ द हैबिट, बिकॉज दैट्स नॉट अ राइट. चाइल्ड और इनसिक्योर हो जाएगा इस पोजिशन में, एंड ही विल स्टार्ट सकिंग मोर. जस्ट वेट. बट जैसे ही वो 4 साल का हो जाता है और आपको लग रहा है कि स्टिल दैट हैबिट इज बीइंग कंटिन्यूड, देन आइदर देर आर सम होम रेमेडीज सिंपल आप यूज कर सकते हो, या फिर यू विजिट योर डॉक्टर और ऑर्थोडोंटिस्ट वेयर ही यूजेस एन अप्लायंस, सिंपल अप्लायंस कॉल्ड हैबिट ब्रेकिंग अप्लायंस, ताकि वो सक्शन जो बन रहा है, वो जो फीलिंग आ रही है, फीलिंग चली जाए एंड दैट हैबिट कैन स्टॉप. Wow. But it is very important to intervene to stop that habit at 4-5 age. Sometimes parents do not intervene and they do not visit an orthodontist or do not take an effort to stop that habit, because sometimes habit अगर deep rooted हो जाए तो आप कितनी कोशिश करो हैबिट जाएगी नहीं. वहाँ पे डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी, ऑर्थोडोंटिस्ट की, जो एक मैकेनिकल डिवाइस यूज करके हैबिट कैन स्टॉप. क्यों जरूरी है ये हैबिट स्टॉप करना? बिकॉज जैसे ही परमानेंट आने का टाइम हो जाता है, अगर थम सकिंग कंटिन्यू है तो दांतों को आगे पुश करेगा, लिप Right. ट्रैप करेगा, थोड़ा फेशियल डिसफिगरमेंट करेगा. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट बिफोर द परमानेंट इज स्टार्ट कमिंग अप, you need to visit a doctor if you're not able to stop that habit, and the doctor will help the child to stop an habit, just a appliance for 3 to 4 months, and child will be get rid of the lip biting or thumb sucking habit. थैंक यू सो मच डॉक्टर मिलिंद. इनफैक्ट मेरे एक्सपीरियंस से और एक चीज़ ऐड करूंगी कि इन चीज़ों को टॉर्चर की तरह देखो भी मत और टॉर्चर की तरह बंद भी मत करो. Absolutely. इफ सीन पेरेंट्स जो ऐसे बच्चा उंगली मुंह में डालता, निकालो Absolutely. निकालो निकालो, समझ में नहीं आता, फिर वो कुत्ता आके उंगली लेके जाएगा, मैं चाकू से उंगलियां कट कर दूंगी, देन कोई मेडिसिन ला के लगा दिया उंगलियों पे, और बच्चा 3-5 घंटे रोता है उस चीज़ के लिए. सो आई थिंक बहुत सिंपल सा चीज़ है. 2-3 साल तक नॉर्मल है, 3 साल से ज़्यादा अगर रहता है तो डॉक्टर को जाके दिखा दो. और डॉक्टर जो बोल रहे हैं कि एक छोटा सा डिवाइस और ये बहुत इजी है मैनेज करना, सो डोंट स्ट्रेस इट आउट. डॉक्टर मिलिंद, एक फ़नी चीज़ है, Mm-hmm. आई थिंक स्ट्रेस मुझे नहीं होता, दुनिया मुझे देती है. Mm. ये हर मदर का मानना है. तो मैंने एक बहुत क्यूट सा चीज़ डेवलप किया था जिसमें आपका भी रोल है. सो मुझे मेरी डॉटर के लिए किसी ने बोला अराउंड द सेकेंड बर्थडे, अरे श्रेया तेरी डॉटर थम सकिंग करती है, और मैंने जवाब दिया कितना क्यूट लगता है मेरा बच्चा, आई एम सो हैप्पी दैट माई डॉटर हैव लर्न टू टेक केयर ऑफ हर सेल्फ. Mm. और सब लोग मुझे बोलते तुझे समझ में नहीं आ रहा, उसका पूरा मुंह टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा. और मैं मेरे दिल में बोलती थी दैट आई नो इट विल स्टॉप. Mm. और उसके प्रॉब्ली अराउंड 26 मंथ्स उसने धीरे 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 निकाल दिया. एंड कुछ होम रेमेडीज, ऑब्वियसली हम लोग उससे बात करते थे, बच्चा ये देखो ये श्रिंक हो जाता है, स्किन अभी ऐसे हो गया है, आपको बहुत दिल करता है क्या करने के लिए, कम हियर आई गिव यू कुकुम्बर दे दो, कैरेट दे दो हाथ में, कोई चीज़ दे के वो मैनेज हो जाता था. सो जस्ट वांटेड टू टेल यू थैंक यू सो मच पेरेंट्स को ये बताने के लिए जो नॉर्मल है वो नॉर्मल है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. डॉक्टर मिलिंद, आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन, बट आई थिंक बिकॉज हम लोग उस एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं जो निगलेक्ट होता है, माउथ ब्रीदिंग क्या चीज़ होती है? लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली, रिसेंटली एक मम्मा ने बच्चे का फोटो बताया, सोते हुए बच्चे का. तो कुछ बेसिक क्वेश्चन होते हैं, वो पेट पे सोता है, वो एक साइड में सोता है, बट उसमें एक बहुत कॉमन चीज़ जो मम्मा ने कंसर्न के तौर पे मुझे बताई नहीं, बट वो दिख रहा है कि बच्चा
सो क्या ये मुंह खोल के सोना, माउथ ब्रीदिंग करना नॉर्मल है, टू बी निग्लेक्टेड, या इट नीड्स टू बी वर्कड ऑन? सो श्रेया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यू हैव आस्क्ड राइट नाउ. मैं बहुत पेरेंट्स देखता हूँ जब जिनमें बच्चा रात में नींद में मुंह खोल के सोता है. आई थिंक एज अ पेरेंट्स वी नीड टू फाइंड आउट कि क्या रीज़न है, क्या कॉज है. समटाइम द कॉज कुड बी बिकॉज अगर मुंह खोल के सो रहा है मीन्स ही इज डूइंग माउथ ब्रीदिंग. देर हाई चांसेस दैट ही इज डूइंग माउथ ब्रीदिंग. सी जस्ट सिंपल बताता Important. हूँ. और वी हैव अ नेजल फिल्टर. यहाँ पे फिल्टर होते हैं Right. जिसका काम है पोल्यूटेड नॉन पोल्यूटेड एयर को सेपरेट करे. ओके, मैकेनिज्म. हाँ, मैकेनिज्म है. सो नॉर्मल ब्रीदिंग, फिजियोलॉजिक ब्रीदिंग इज नेजल ब्रीदिंग, जिससे अनपोल्यूटेड एयर अपने बॉडी में चले जाए. कहीं ना कहीं अगर अपने नेजल कैविटी में या फिर अगर फेरेंजियल कैविटी में ब्लॉकेज है, कहीं ना कहीं ब्लॉकेज है, तो चाइल्ड विल एंड अप ब्रीदिंग थ्रू अ माउथ. और जब वो माउथ से ब्रीथ करेगा वो, तो इट विल हैव मोर इफेक्ट्स नॉट ओनली ऑन हीज टीथ बट ऑल्सो फिजिकल इफेक्ट. बिकॉज चाइल्ड जब माउथ ब्रीदिंग करता है तो वो फर्स्ट थिंग हो जाता है कि ये सब बच्चों को काफ़ी बार सर्दी होना, खांसी होना, ये कॉमन प्रॉब्लम होता है. बिकॉज द एयर वॉट वी लिविंग राइट नाउ इज बिन वेयर इन सिटी लाइक पुणे वेयर इट इज पोल्यूटेड एयर्स. मोमेंट अ चाइल्ड इज बिन ब्रीदिंग थ्रू अ माउथ ओवर द नेजल कैविटी, अनपोल्यूटेड एयर अपने ओरल कैविटी में जा रही है. एंड दैट इज गोइंग टू क्रिएट योर टॉन्सिल्स, इज गोइंग टू इन्फेक्ट योर एडेनॉइड्स, प्लस इज गोइंग टू क्रिएट अ प्रॉब्लम इन द चेस्ट वेयर चाइल्ड विल हैव कफ. और काफ़ी बार सर्दी होना या खांसी होना, ये प्रॉब्लम्स कॉमन है इस बच्चों में. सो वी हैव टू फाइंड द कॉज कि प्रॉब्लम क्यों है. बिकॉज अगर वो नेजल ब्लॉकेज के कारण है या एडेनॉइड या टॉन्सिल्स के कारण माउथ ब्रीदिंग हो रहा है, देन यू नीड टू विजिट एन ईएनटी. बट ये ईएनटी बताएगा. सो जैसे आपको लग रहा है माउथ ब्रीदिंग है, योर फर्स्ट थिंग इज दैट यू नीड टू विजिट एन ईएनटी कि फाइंड आउट देयर इज अ ब्लॉकेज. अगर जैसे उनको मालूम पड़ा ब्लॉकेज, एंड दे विल प्रिस्क्राइब सम स्प्रे, सम मेडिसिन्स टू रिड्यूस दैट ब्लॉकेज. नाउ देयर इज अनदर रीजन. अनदर रीजन इज दैट कि कभी कभी जेनेटिक के कारण दांत आगे रहते हैं, राइट. दांत टेढ़े मेढ़े रहते हैं, दांत आगे रहते हैं, उसके कारण बच्चा मुंह ओपन करके सोता है. तो इन दैट केस दे, if the ENT say that everything is clear, then they need to visit an orthodontist which can work on his teeth ताकि oral cavity का lip seal improve हो जाए. वेरी But there इंपॉर्टेंट. is a third thing also is that कि because of mouth breathing, so definitely genetic कारण दांत आगे रहते हैं, but because of mouth breathing दांत पेशेंट के दांत भी आगे आना शुरू होते हैं. So mouth breathing can lead to a narrow jaw narrow होता है. Because normal केस में अगर आप बैठे हो, आपका टंग पैलेट पे रेस्ट कर रहा है, अगर आप चेक करो. राइट. Yes, but in a mouth breathing patient, a tongue is not resting on the palate because it need a space to breathe the air. So और tongue का बहुत important रोल होता है जॉ को डेवलपमेंट के लिए. अगर पेशेंट माउथ ब्रीदिंग कर रहा है तो जॉ का टंग विल नॉट टच टू द पैलेट एंड जॉ विल नॉट डेवलप. अगर जॉ डेवलप नहीं होगा तो जॉ छूटा रहेगा, जॉ छूटा रहेगा तो दांत आगे आएंगे, नीचे का जॉ पीछे रहेगा और पेशेंट फेस विल लुक डिफरेंट. So I see a lot of patients जिनमें mouth breathing होता है, and I see a parent face. Parents are looking different and child is looking different. And the only reason child is looking different because child is a chronic mouth breather. That means he's breathing through a mouth for almost 3, 4 years, 5 years, 6 years. So first thing is that find out the cause. क्यों है? Visit an ENT, find out if the blockage is there. If the blockage is there, we need to work on the blockage. Along with that, you need to visit an orthodontist to find out if there is a problem with his teeth and get it corrected. So it's required a role of both ENT and orthodontist who can work together ताकि mouth breathing कम हो जाए. ओह, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. जब भी बच्चा मुंह खोल के सोता है, मैं पेडियाट्रिशियन छोड़ के दूसरा कोई डॉक्टर ढूंढ ही नहीं रही हूँ. ईएनटी तो बहुत दूर की बात है. बच्चा कान भी खुजाता है तो पेडियाट्रिशियन ही करेक्ट कर देता है. Absolutely. सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. अगर बच्चा मुंह खोल के सो रहा है, प्राणायाम नहीं कर रहा है, यार बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, ढूंढने की जरूरत है. तो चलिए, एज अ पेरेंट सोचता है ईएनटी के पास जाओ. बाय द वे, ऑल ऑफ यू, डॉक्टर मिलिंद, माई पर्सनल एक्सपीरियंस, मेरी बच्ची को 4.5 महीने तक नॉन स्टॉप खांसी रहा. ऑब्वियसली पेडियाट्रिशियंस मेडिसिन्स वाज ऑन. एक दिन ऐसा हुआ, मेरे पेडियाट्रिशियंस छुट्टी पे थे.
और मेरे सामने ईएनटी ही थे, एक बहुत रिनाउंड ईएनटी है। मैंने सोचा गले का ही कुछ है, जाके दिखा देते हैं। व्हेन आई वेंट टू शो हिम, उन्होंने एग्जैक्टली वो चीज़ बोला जो आपने बोला है कि उसको सर्दी वायरल या इन्फेक्शन की वजह से हो ही नहीं रहा है, जस्ट स्वेलिंग ओवर हियर, और उन्होंने उसका ट्रीटमेंट दिया। ऑनेस्टली उसके बाद आई थिंक 1.5 साल तक माई डॉटर नेवर हैड कफ एंड कोल्ड। फैंटास्टिक। वाह। सो मुझे लगता है दोनों भी चीज़ें, मुंह खुला रख के सो रहा है तो भी आपको चेक करना है, और रिकरेंट सर्दी खांसी हो रहा है जो दवाई से ठीक नहीं हो रहा है, आई थिंक एक बार ईएनटी विजिट बनता है। एंड सेकेंडली what डॉक्टर मिलियन said इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार ऑर्थोडेंटिस्ट को दिखा के आ जाओ। डॉक्टर मिलियन, यहाँ पे आप एज की बात नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पे राइट? मुझे सिर्फ एक चीज़ ऐड करनी, सॉरी, प्लीज। आई वांट टू से दैट कि जब नेजल ब्लॉकेज है, अगर यहाँ टॉन्सिल एडेनोइड इनलार्ज है, तो ईएनटी वहाँ पे काम करके ठीक कर देगा। उसको ठीक कर देगा। मे बी गिव अ स्प्रे और एडवाइज सम मेडिसिन, और इफ रिक्वायर्ड ही सेड कि इसको निकाल दो अगर बहुत साल से वो ब्लॉकेज है तो। बट अगर नेजल कैविटी ब्लॉकेज है तो ईएनटी कुछ ज़्यादा नहीं कर सकता है उस पोजिशन में, दैट्स ट्रू। बिकॉज इफ यू वांट टू एलिमिनेट दिस ब्लॉकेज ही हैज़ टू वेट टिल द 18 and 19 ऑफ एज। तो इस केस में ऑर्थोडोंटिस्ट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज ब्लॉकेज है मीन्स चाइल्ड, बच्चा माउथ ब्रीदिंग कर रहा है, माउथ ब्रीदिंग कर रहा है मीन्स उसका जॉ नैरो हो गया है, और जॉ का विड्थ एंड नेजल बेस एक दूसरे कनेक्ट होते हैं। सो ऑर्थोडोंटिस्ट जब देखता है जॉ नैरो है, ही आस्क द क्वेश्चन टू अ पेरेंट्स एंड ही सी ऑन द एक्सरेज दैट देयर इज अ नेजल ब्लॉकेज, ही टेल ऑल द पेरेंट्स दैट की moment I'll expand his jaw, his nasal space will improve and it will improve the nasal breathing. And I just want to tell all of you that just that small expansion of the jaw has been so important. We have seen most of the kids which got a nasal blockage where the nasal space has improved and they're breathing better in a nasal cavity. And when they're breathing better through a nasal cavity, ये जो सर्दी होना, खांसी होना, ये प्रॉब्लम्स हमने देखी काफ़ी तरह कम हो गए। सो ऑर्थोडोंटिस्ट विजिट तो बनता ही मस्ट है। डॉक्टर मिलिंद, हम लोग एक तरफ बात कर रहे हैं कि बच्चा 8-9 साल का होने के बाद हम लोग ऑर्थोडोंटिक के पास जाना ही चाहिए, बट एक दूसरी बात हम लोगों ने बात की कि बच्चा माउथ ब्रीदिंग कर रहा है तो हम लोग एक ईएनटी के पास जाके आ रहे हैं, और हम लोग को एक विजिट ऑर्थोडोंटिक के पास करनी चाहिए। बट अभी मेरा बच्चा बहुत छोटा है डॉक्टर मिलिंद, 3-4 साल का बच्चा है प्रॉब्ली, तो जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? सो बच्चा अगर 3-4 साल का है तो ईएनटी डेफिनेटली यू नीड टू विजिट एन ईएनटी, अगर वो माउथ ब्रीदिंग कर रहा है और उसको सर्दी खांसी बार बार हो रही है उसको। तो ऑर्थोडोंटिस्ट के पास अगर ईएनटी का आपका प्रॉब्लम क्लियर है आपका और स्टिल इज डूइंग माउथ ब्रीदिंग, देन इट इज इन हैबिचुएटेड माउथ ब्रीदिंग। इन दैट केस यू कैन विजिट एन ऑर्थोडोंटिस्ट वेयर ही कैन क्रिएट एन अप्लायंस कॉल्ड वेस्टिबुलर स्क्रीन, और यू कैन कॉल इज ओरल स्क्रीन। एक सिंपल डिवाइस होता है जो चाइल्ड को पहनना होता है मुंह में, ये ओरल कैविटी को पूरा ब्लॉक कर देता है एंड इट क्रिएट एन एफर्ट्स इन द चाइल्ड माइंड टू शिफ्ट टू द नेजल ब्रीदिंग। इसमें हम शुरुआत में थोड़े से छोटे होल्स बनाते ताकि वो शुरुआतली वो एफर्ट से वो ब्रीथ करे थ्रू ओरल कैविटी, बिकॉज इमीडिएटली वो नेजल पे शिफ्ट नहीं करेगा, और धीरे धीरे होल्स को हम बंद कर देते ताकि वो नेजल पे शिफ्ट हो जाए। सो जो बच्चों को नेजल और फेरेंजियल ब्लॉकेज नहीं और ईएनटी ने क्लियर सिग्नल दे दिया है और स्टिल ही इज ब्रीदिंग थ्रू अ माउथ, देन वी यूज दिस अप्लायंस कॉल्ड ओरल स्क्रीन, ताकि उसकी हैबिट बनी है जो वो टूट हैबिट को जाए। हम टूट जाए और नेजल ब्रीदिंग पे शिफ्ट हो जाए वो। सो इट इज रिकमेंडेड टू विजिट ऑर्थोडोंटिस्ट। वाह! फिर डॉक्टर मिलिंद, अगर मेरे बच्चे की हैबिट यहीं पे छूट गई तो वो फिर लॉन्ग रन में बेनिफिशियल ही है, फिर हम लोग को बाकी 100% के डिसएडवांटेज हो कुछ ही करने नहीं। ही जरूरत, बिकॉज इट्स अ प्रिवेंटिव है नो। आप माउथ ब्रीदिंग इज गोइंग टू क्रिएट लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। मैंने देखे बच्चे जिनके लिप्स लूज हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं, यू कैन गेट, वी नॉर्मली कॉल इट हाइपोटोनिक लिप्स, उनका फेस लंबा हो जाता है, दांत आगे आ जाते हैं, द फेस टोटली लुक डिफरेंट विद द क्रोनिक माउथ ब्रीदिंग। आप उसको जल्दी ही एड्रेस कर रहे हो, उसको प्रिवेंट कर रहे हो, तो जब परमानेंट टीथ आने के बाद जॉ का जब एक्चुअल डेवलपमेंट चालू होता है तब कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा। आई एम जस्ट लविंग दिस। चलो डॉक्टर मिलिंद, अभी थोड़े से आपके पैशन की तरफ जाए। मुझे ये समझ गया कि बच्चों के लिए एक ऑर्थोडोंटिक विजिट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और एज वाइज भी डॉक्टर मिलिंद ने बहुत अच्छे से गाइड कर दिया। अब एक क्वेश्चन आता है कि ये जो हम लोग ब्रेसेस या हम लोग इनविसालाइन की जो बहुत ऐड भी देखी जाती है एब्सोल्युटली। और बहुत सारा अभी सुनने में भी आता है, मुझे परसों किसी ग्रैंड मदर ने बोला ये सारे तुम्हारे मॉडर्न डेज के फैड है, हमारे ज़माने में कहा था ये ब्रेसेस एंड ऑल, और अभी तो हर बच्चे में दिखाई देता है।
मुझे कल एक पेरेंट ने बोला ये फैशन के लिए होता है. सो आई हैव अ क्वेश्चन टू आस्क यू. ये इनविजिबल अलाइनर्स और एक ट्रेडिशनल जो हम लोग बोलते हैं तार लगा दिया या ट्रेडिशनल अलाइनर्स, इन दोनों में फर्क क्या होता है? So invisible aligner is a very customized way of aligning teeth. What we do is that we take the patient X-rays, we do a 3D scan of the patient, we do a face analysis of the patient, and integrate all together to find out इस patient में exactly क्या force देना है, कितना intensity में force देना है, और कितने दिन के लिए देना है to carry out that movement. So it is, and accordingly what movement we have desired, series of sets of aligners बनते हैं जो पेशेंट को पहनने हैं. सो एवरी सेट ऑफ अलाइनर विल हैव पर्टिकुलर मूवमेंट. द बेस्ट एडवांटेज इज दैट द मूवमेंट्स आर मोर प्रेडिक्टेबल. जब हम ब्रेसेस करते हैं तो नॉर्मली पेशेंट को हम एग्जैक्ट टाइम लाइन नहीं बता पाते. हम पेशेंट को बोलते हैं कि 1.5 साल लगेगा, पर कभी कभी 1.5 का 2 साल हो जाता है, 2.5 साल हो जाता है, और कभी कभी 3 साल तक चला जाता है. एवरी टाइम इन पेशेंट आस्क मी क्वेश्चन कि डॉक्टर कब कंप्लीट होगा, थोड़ा और वेट, बिकॉज एज एन ऑर्थोडोंटिस्ट वी ऑलवेज वांट टू फिनिश इज मच बेटर. Right. Because of that peculiarity of finishing better, we end up extending time. So we are not able to tell exact time. In the aligner, because everything is so customized well, the force is being calibrated, the movements are calibrated, we are able to tell the patient whether treatment is going to take 8 months, 10 months, 12 months, or even 6 months of treatment time. So patient knows that my treatment is going to end at this time. Because technology is completely different. Align is a push technology, which is slightly faster over the braces pull technology. Because technology is different, treatment time थोड़ा कम हो गया है. Braces say almost 40% faster is the aligner. So time factor is better. Secondly, aligners is invisible completely. Patient hardly can, the opposite person, patient will know it, but the person who's been noticing them in social circle, they will hardly notice that treatment is happening. So being it is invisible, people who do not want to show braces, patients who are socially active, they can easily opt for that. Third is that braces require a frequent visit, that is once in a month visit to an orthodontist, where aligners, because it's a pre-programmed appliance, patient do not have to visit once in a month. But I have some patient who comes from abroad. They come in the month of December, start aligner, and go back to abroad and come after a year. So we have something called virtual monitoring them. We monitor them virtually, and we keep on seeing their progress. So they not require a once in a month visit, which is a very advantageous. So patient who are close to marriage, or patient who are joining new jobs, or patient who is going abroad for studies, that's the best appliance for them to have it. And last but the least is that eating issues. Now braces, because if you eat hard and sticky foods, they will break. Aligners, that problem is not there. You can just remove the aligners and you can eat whatever you want to eat. And सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि people who are playing sports where braces, if they have a ball hitting there, if they are playing a sports जहाँ पे काफ़ी एग्रेसिव मूवमेंट्स होती है, तो इस केसेस में अगर आप गिर जाते हैं या बॉल लग जाता है आपको, तो देर विल बी इंजुरी बिकॉज ऑफ द ब्रेसेस टू द लिप्स एंड टू द चिक मसल्स. So which is not their case in the aligner, because aligner will actually sports guard. It will prevent any kind, not only it will prevent the injury, but also prevent the damage to teeth. So it has more advantages, but definitely it comes with a more cost to the patient, but it is worth of the cost what patient is going to invest. वाओ. सो डॉक्टर एज यू सेड कि अलाइनर्स के कॉस्ट में डिफरेंस है कंपेयर टू द ट्रेडिशनल ब्रेसेस, तो एग्जैक्टली कॉस्ट कितना होगा और क्यों डिफरेंस है ये? So why the cost is more? Because braces, we get a fixed bunch of braces and we fix on the patient, so it we get at lesser cost. But align is a customized way of aligning teeth. So there are a lot of back end made technology has been involved in managing, in planning, in execution of that. So it comes with a high cost as a material cost for the doctors. So because of that, doctor do not have an option but to charge more to the patients. Though the treatment time is less, patient doctor is going to be involved less time with the patient as compared to braces. But because the cost of designing, planning, and execution is high, there's no option but to charge more the patient. But there are simple cases जहाँ पे छोटे से gaps है, it doesn't cost much. There are local aligners. I also have my own aligner company where I make it at in my practices. It costs less. It can cost around 70,000-80,000 to the patients. बट सम पेशेंट हैज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, दांत ज़्यादा टेढ़े मेढ़े हैं, काफ़ी आगे है. इन केसेस में वी मे रिक्वायर अलाइनर्स टू बी इम्पोर्ट फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बिकॉज देयर रिसर्च, देयर डिजाइनिंग इज फार बेटर than local aligner we make it up. So there it costs more. It varies case to case, and it is based on the patient's severity and the age of the patient. But definitely I would say the cost is
worth of the money you are investing, because it's going to add more better experience, more comfort, less pain. So worth of money, what you're going to invest into that. Oh, that gives lot of clarity. So महंगा है बट वो उसका क्वालिटी दे रहा है एंड इट्स ऑल वर्थ इट 100%. क्या ब्रेसेस का इम्पोर्टेंस है बड़ों में या छोटों में, सभी लोगों में? Absolutely. एंड सेकेंड, आई एम सॉरी टू से, क्या उसका फैशन के साथ कोई कनेक्शन है? प्लीज. So very valid question, very nice question. Normally braces कब recommend किए जाते हैं? किसी के दांत अगर आगे है या टेढ़े मेढ़े है, उसी कारण उसके पर्सनालिटी में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं. आई गेट अ किड्स हु आर अराउंड. रिसेंटली आई हैव एक बच्चा आया था उसकी मम्मी के साथ मेरे क्लिनिक पे, जो 10 से 11 क्लास जा रहा था, और मम्मी उसको लेके यार मुझे बताती है कि यार डॉक्टर ये स्माइल ही नहीं करता है. He's been very conscious to his smile. And I was, when I was checking him, when I was taking his photograph, he was just not able to smile for the photograph. That kind of conscious he was. Now, because दांत टेढ़े मेढ़े होना मीन्स किसी का छोटा भी दांत टेढ़ा हो तो वो कॉन्शियस फील करता है, किसी के दांत बहुत टेढ़े मेढ़े के तो बॉदर नहीं करता है. सो इम्पॉर्टेंट क्या कहना है, अगर आप कॉन्शियस फील कर रहे हो स्माइल के कारण, देन ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट इज इम्पॉर्टेंट, बिकॉज योर टीन एज इज अ एज, योर ग्रोइंग एज इज अ एज जहाँ पे good smile create a good is add a confidence, is add a value in your personality. और उस टाइम पे अगर आप कॉन्शियस फील करें, आप स्कूल जा रहे हो नहीं और आप कॉलेज जा रहे हो और आपको लग रहा है कि यार मैं नहीं अच्छी तरह स्माइल कर रहा हूँ, मैं अच्छी तरह खुद को एक्सप्रेस नहीं कर रहा हूँ मैं, तो इट गोइंग टू क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन योर मेंटल एंड योर फिजिकल वेल बींग. सो to have that personality change, to have that feeling confident within you, to not to feel conscious about your smile, you need an orthodontic treatment. That is one. Secondly, because of there is some, if there is a distance, कुछ पेरेंट्स बोलते हैं कि मेरा बच्चा बहुत टाइम लेता है खाना खाने के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट. तो अगर तो इस केसेस में ऑर्थोडोंटिस्ट विजिट बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज ऑर्थोडोंटिस्ट फाइंड आउट करता है उसके बाइट में कोई इश्यू है क्या. सब चाइल्ड गॉट अ क्रॉस बाइट, या किसी को डीप बाइट होता है, या किसी को बाकी पीछे के दांत प्रॉपर एक दूसरे कॉन्टैक्ट्स में नहीं आते हैं. ऐसे सिचुएशन में ऐसे बच्चों में ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ताकि वो पेशेंट का बाइट इंप्रूव करे. अगर पेशेंट का बाइट इंप्रूव हो जाएगा तो पेशेंट का चिविंग इंप्रूव हो जाएगा, पेशेंट का चिविंग इंप्रूव हो जाएगा, पेशेंट का डाइजेशन इंप्रूव हो जाएगा, ओवरऑल पेशेंट का फिजिकल वेलबींग इंप्रूव हो जाएगा. सो जो पेरेंट का मेन कंसर्न होता है कि खाने में टाइम लगाता है, इज वो फाइंड आउट करो क्यों टाइम लगा रहा है. ऐसे नहीं कि उसको खाने में इंटरेस्ट नहीं, वन ऑफ द अनदर रीजन इज दैट कि वो चिविंग प्रॉपर नहीं कर पा रहा है. सो बाइट इंप्रूव करने के लिए ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड थर्ड, कि किसी का फेस में डिस्टर्बेंस है, किसी का जॉ छोटा है या ऊपर का जॉ बड़ा है, तो फेशियल बैलेंस लाने के लिए, सिमेट्री लाने के लिए फेस में ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल. There are many other reasons are there, but it's not for fashion. It is for improving your mental, physical and emotional personality and improving your overall fitness. Orthodontic treatment, because that will not only improve your personality where you're looking better, but also you will chew food better, ताकि आपके gums, आपके teeth healthy life for long term. सुपर. ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यार. बच्चा जब ये चू नहीं करता है ना, तो लिटरली पेरेंट्स बोलते हैं इसको तो चबाना आता ही नहीं है, इसको तो ना डॉक्टर आप फूड पाइप चेक करो कहीं वहाँ पे ब्लॉकेज तो नहीं है. दिस इज नथिंग लाइक दैट. आई थिंक व्हाट डॉक्टर मिलिंद आपने एक लाइन बोली, उसका एक क्रक्स अगर बताए तो, बीइंग एम्पैथेटिक टुवर्ड्स योर चाइल्ड. समझने की कोशिश करो, बच्चा कोई बैठ के प्लान नहीं कर रहा है आज मैं इसको कैसे परेशान करूँ. एक्चुअली माइट भी बच्चा खुद परेशान है जिसके लिए वो आपकी हेल्प चाहता है. सो लेट्स डू दैट मच यार. आई थिंक हम लोग बहुत कुछ करते हैं हमारे बच्चों के लिए, वो चीज़ करना ही चाहिए. डॉक्टर मिलिंद आपने एक लाइन बोला, कुछ लोगों का एक दांत टेढ़ा मेढ़ा हो तो भी वो कॉन्शियस होता है. सो आई जस्ट वांट टू टेल ऑल द पेरेंट्स, फ़र्क इसके लिए नहीं पड़ना चाहिए कि लोग क्या बोलेंगे, बट फ़र्क इसके लिए ज़रूर पड़ना चाहिए कि फ्यूचर में मैं खुद के बारे में क्या सोचूंगा. टेढ़े मेढ़े दांत आपको डिफाइन नहीं करता है, बट प्लेन दांत और एक स्माइल आपके कॉन्फिडेंस को डिफाइन पक्का करता है. सो यू हैव टू गो फॉर दिस. सो अगर आप कॉन्शियस नहीं हो, बिंदास है, डॉक्टर के जाके बोल दो दुनिया के लिए नहीं है, खुद के लिए करना है, करेक्ट कर दो. और दुनिया के लिए है तो डॉक्टर्स आर ऑलवेज देयर. एंड सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, डॉक्टर यहाँ पे डेंटिस्ट विजिट की बात नहीं कर रहा है. यू ऑल नीड टू अंडरस्टैंड देयर इज़ अ नॉर्मल डेंटिस्ट, देयर इज़ अ पीडियाट्रिक डेंटिस्ट एंड देयर इज़ अ ऑर्थोडोंटिस्ट. तीनों में फ़र्क होता है. तीनों एक जगह पे 32 स्माइल्स में तो मिल ही जाता है,
बट आपको खुद को ढूंढना पड़ेगा कि आप बच्चे को कहाँ पे लेके जा रहे हो. एम आई राइट डॉक्टर मिलिंद? ये Absolutely. अवेयरनेस बहुत जरूरी है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जैसे हम देर इज अ गायनेकोलॉजिस्ट, देर इज अ कार्डियोलॉजिस्ट, पेडियाट्रिशियन. pediatricians, ENT specialists. वैसे orthodontic means so dentistry has many branches. So one specialty branch is called orthodontics, जो dedicated only mainly for improving your facial aesthetic, your teeth bite, your overall working on your facial balance ताकि कोई personality develop हो जाए. वेरी इंपॉर्टेंट. There are root canal specialists who work on root canal. There are gum specialists who work on gums treatment. So you need to find out what is right for my child, who's the right doctor for my child, and you need to visit to that doctor. सुपर्ब. हम सब लोग को हमारे बच्चों को बेस्ट देना है ना, तो बेस्ट हाथ के अंडर ट्रीटमेंट हो तो इट्स ऑलवेज बेटर. तो डॉक्टर मिलिंद, इसका मतलब है हम लोग बच्चों के लिए भी ब्रेसेस के बारे में सोच सकते हैं. एंड विच एज ग्रुप? सो ब्रेसेस लगाने का टाइम मैंने आपको जैसे बताया था मैंने कि अगर बच्चा 8-9 साल का है और डॉक्टर को लग रहा है कि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, देन ओनली ही इंटरवेन एट दैट टाइम. अदरवाइज पेरेंट्स को बोलता है ठीक है, इसको मुझे वापस 1 साल के बाद दिखाओ. ओके. सो जहाँ पे उसको लगता है इंटरवेन की जरूरत है वहाँ पे इंटरवेन करता है. बट मैक्सिमम टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम द पेरेंट, अगर द डॉक्टर नॉर्मली इंटरवेन जहाँ पे बच्चा अराउंड 10, 11, 12 साल का होता है. दैट इज़ कॉल्ड गोल्डन एज फॉर ट्रीटमेंट, बिकॉज तब बॉडी में काफ़ी सेल एक्टिविटी ज़्यादा रहती है, हार्मोनल लेवल हाई रहती है, प्यूबर्टी के हम नज़दीक होते हैं. सो जो भी ट्रीटमेंट ऑर्थोडोंटिस्ट करता है वो ट्रीटमेंट स्टेबल होती है, लॉन्ग टर्म होती है एंड कम कॉस्ट में होती है. बिकॉज एज द एज ग्रोज, वेन यू बिकम 13-14, आपकी बोन की डेवलपमेंट जो ऑर्थोडोंटिस्ट को चाहिए होती है वो कम हो जाती है. सो ट्रीटमेंट करने के लिए यू हैव टू डू डिफरेंट मोर अप्लायंसेस. तो ट्रीटमेंट का टाइम बढ़ जाता है, ट्रीटमेंट का कॉस्ट बढ़ जाता है. सो इट इज़ ऑलवेज प्लस वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर जॉ की कुछ इंप्रूवमेंट करनी है, दांत कोई भी एज में सीज कर सकते हैं. आप मेरे पास 40 के एज में आ जाओ तो आई कैन अलाइन द टीथ. बट मुझे फेशियल बैलेंस इंप्रूव करना है, टीथ बैलेंस इंप्रूव करना है, मुझे उसका सिमेट्री इंप्रूव करना है, मुझे उसका जॉ का, then right age for treatment is around 10, 11, 12. That's called golden age for treatment. Perfect. All of you should know that Mrs. India 2015 ये जो टाइटल मैंने जीता और उसके बाद मैंने मिसेस इंटरनेशनल टाइटल जीता from the judges. So I'm Mrs. India Exquisite and Mrs. International Exquisite. And I received a compliment from judges. You have a wonderful smile. And Dr. Milind ने मुझे हेल्प किया हुआ है to improve my smile. So दांत, jaw, ये दोनों का ही रोल स्माइल में बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सो थैंक यू सो मच फॉर डूइंग ऑल दैट. Thank you so much. Yes, thank you so end. much for giving that chance to work on your smile, and you've been representing India abroad. थैंक यू सो मच. बट डॉक्टर मिलिंद, आप जो बोल रहे हो ना बच्चों का एज 10, 11, 12, गोल्डन एज वगैरह ठीक है, वो टैंट्रम वाला भी एज होता है. तो कुछ भी अगर दर्द होने वाला चीज़ है ना, वो बच्चा नहीं करने वाला है. और ब्रेसेस आर एक्चुअली वेरी पेनफुल. सो इट्स डिफिकल्ट एक्चुअली समटाइम्स टू कन्विंस पेरेंट्स एंड किड्स. तो एक्चुअली वो पेन को मैनेज कैसे किया जा सकता है ब्रेसेस में? So I will differ on the point you said that braces are very painful. Braces were painful, but not now. Okay. Now even you go with the fixed braces, जैसे आप metal braces लगाओ या ceramic braces लगाओ, they are very advanced nowadays. So the amount of pain which the parent used to feel कि यार जब मैंने बचपन में braces लगाया तो बहुत painful थे, वो intensity काफ़ी हद तक कम हो गया है. So they are more comfortable, they are more advanced and they are more faster. But अगर किसी पेरेंट्स को चाहिए कि मेरे बच्चे को कुछ भी पेन नहीं चाहिए, कम से कम पेन चाहिए उसको, एंड ही शुड नॉट विजिट टू एन ऑर्थोडोंटिस्ट अगेन एंड अगेन फॉर ट्रीटमेंट, बिकॉज आजकल पेरेंट्स ने अपने बच्चों को पूरा बिजी कर दिया है. सुबह से लेके शाम तक ये क्लास वो क्लास, ये स्पोर्ट्स वो एक्टिविटीज़. तो उनको लगता है यार 2 साल 2.5 साल के लिए ऑर्थोडोंटिस्ट के एवरी मंथ विजिट करना उनके लिए बड़ा बर्डन लगता है. सो आप चाहते हैं कि नंबर ऑफ विजिट ऑर्थोडोंटिस्ट के पास कम चाहिए और मेरे बच्चों को कम से कम पेन हो चाहिए, कम से कम पेन चाहिए. Then in that case, another option which is a very advanced option which is now available is called invisible aligners. So जिसमें पेन इंटेंसिटी ऑलमोस्ट 1/10 होता है एज कम्पेयर टू ब्रेसेस. थोड़े कंफर्टेबल होते हैं, पेरेंट्स को ईटिंग रिस्ट्रिक्शन नहीं चाहिए होते. इसमें भी ईटिंग रिस्ट्रिक्शन कुछ भी नहीं होते, बिकॉज यू कैन ईट एनीथिंग एंड एवरीथिंग बाय जस्ट रिमूविंग द अलाइनर्स एंड हैव योर फूड्स. एंड नंबर ऑफ विजिट्स जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है ब्रेसेस में, जो once in a month हम रिकमेंड करते हैं. अलाइनर में विजिट once in a 2 months, once in a 3 months कैन प्लान की जाती है. बिकॉज इट्स अ वेरी कस्टमाइज ऑप्शन विच इज़ मेड डिजाइन टू पेशेंट टीथ एंड द बोन.
टीवी और एड से थ्रू खरीद सकता है, कैसा है? Very valid question. See, orthodont treatment, here we are aligning a teeth. We are not aligning just the teeth, we're aligning teeth to patient bone, patient face, ताकि वो balance करे वो. And that required lot of biology into consideration. Being 21 year into practice, even today, if I see a patient, I give enough thought, enough time to find out what could be the cause behind his problem and what right solution I have to give to him. So every patient is a new patient, different patient, I have to work differently. So it's not a question whether patient is going with invisible braces or going with a normal conventional braces. It is important that as an orthodontist to find the cause by taking patient x-rays, by taking patient photograph, by taking patient diagnostic model, and by asking history to the patient parents and patient himself, we're trying to find the cause behind the problem. जो ऑनलाइन आप बता रहे हो, जो अलाइनस की एड्स चलती है और इट इज़ बीन सोल्ड ऑनलाइन, where there is no such kind of biology to take into consideration. They are technicians sitting there. They are asking you to send your scan model or sending your impressions, and just looking at the model, they are trying to align the teeth. That means they are looking you as a product and selling you as a product. You will find that it will costing cheaper because they are selling you as a product. But orthodontist is not giving you solution कि आपको invisible aligner करना है. Orthodontist is saying, trying to find कि आपका प्रॉब्लम क्या है, इस प्रॉब्लम के लिए आपको कौन सा चीज़ सही है आपके लिए, वेदर इट इज़ ब्रेसेस और इट इज़ अलाइनर. दैट्स एन ऑर्थोडोंटिस्ट चॉइस जो आपको पेशेंट को रिकमेंड करेगा, और ही विल डिफाइन कि व्हाट एग्जैक्टली रिजल्ट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम ट्रीटमेंट. सो माई स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन इज़ दैट अगर आपको कॉस्ट सेव ही करना है ना, आप ऑनलाइन जा रहे हो अलाइनर्स के लिए, तो उससे अच्छा कॉस्ट सेव ही करना है ना, यू गो फॉर अ कन्वेंशनल ब्रेसेस. But Lovely. visit to an orthodontist, get it checked by him, let him find a right treatment for you and go accordingly. But do not fall for any kind of online aligners. लवली, वेरी इंपॉर्टेंट. डॉक्टर, ये ट्रीटमेंट मतलब हमेशा कॉस्टली होगा ऐसा नहीं है, देर आर ऑप्शंस अवेलेबल. Absolutely. डिपेंड्स पेरेंट्स को क्या पॉसिबल है या अडल्ट को क्या पॉसिबल है. डॉक्टर, मैक्सिमम एज क्या रहेगा जहाँ पे हम लोग कोई भी इनविजिबल अलाइनर्स या कन्वेंशनल अलाइनर्स यूज कर सकते हैं? I want to say that एक पहले एक मिसकंसेप्शन था काफ़ी सारे एडल्ट लोगों में कि यार ऑर्थो ट्रीटमेंट, टीथ अलाइनमेंट, मेरा स्माइल इंप्रूव करना है, ये सिर्फ यंग एज में हो सकता है, एडल्ट में पॉसिबल नहीं. बट नाउ थिंग्स आर मच बेटर. पहले ट्रीटमेंट को 3 साल लगते थे, 2 साल लगते थे. नाउ ट्रीटमेंट टाइम हैज रिड्यूस बिकॉज ब्रेसेस आर बिकम वेरी कस्टमाइज. Whether you go for a normal conventional braces or you go for aligners, they are very customized. They customize to the bone, they customize to teeth, and the wire, the mechanics have changed drastically. So treatment duration काफ़ी कम हो गया है, and there is no age barrier. ओह, So we have, in fact, I want to say that I have patient जहाँ पे a grandmother or grandfather doing treatment who are 65, 70. Why they are doing treatment? Because their granddaughter has been telling them that कि मैंने ट्रीटमेंट कराई, मैंने मेरे दांत सही किए, दादी तू भी दांत सही करा, या दादा तू भी दांत सही करा. एंड दे आर हैप्पीली गोइंग ट्रीटमेंट बिकॉज ट्रीटमेंट टाइम हैज रिड्यूस ड्रास्टिकली. पेशेंट हु डू नॉट वांट टू शो ब्रेसेस, बिकॉज दादा दादी को मैं ब्रेसेस नहीं लगाऊंगा, उनको मैं ईजी कंफर्टेबल कन्वीनियंट ऑप्शन दूंगा जो होगा अलाइनर्स, जाके उनकी ट्रीटमेंट एक 6 महीने में, 8 महीने में, 10 महीने में खत्म हो जाए. So a lot of adult nowadays, it's not dada dadi, but a lot of adult who are right now working professionals, they are into IT, they are socially very active, they are into the society where they're talking a lot and they are making a lot of business deals. Those people, for some reason, बचपन में ट्रीटमेंट नहीं कराया उन्होंने. Maybe there was a financial burden, or maybe they were not aware कि ऐसी कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल है. Maybe parents were not educated. So those patients, those people who are now desiring, from long time they are desiring कि यार मेरा स्माइल अच्छा होना है. So nowadays they are coming to a treatment, they are coming to clinics, and they're getting their smile improved for that, for to look much better. So जो चीज़ उन्होंने 20 साल कैरी करी थी उनके माइंड में, आज वो कंप्लीट कर रहे हैं बिकॉज treatment is possible for adult, it is customized for adult, it is more comfortable for adult, and it is less painful and absolutely more invisible. क्या मस्त लगता है ना, 5 सेंटेंस में सारे फेवरेट वर्ड आ गए. कॉन्फिडेंस, स्माइल, कंफर्टेबल, लेस ड्यूरेशन
and cost which is you are comfortable with. That sounds really good, Dr. Milind. बट इसके साथ कुछ अभी ऐसे चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं जो किसी भी एज ग्रुप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सो डॉक्टर मिलिंद, एक चीज़ जो सुबह उठते ही मैं मेरे बच्चों के पीछे लगती हूँ, बच्चा गो एंड ब्रश योर टीथ, बच्चा गो एंड ब्रश योर टीथ. सो माई फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज एग्जैक्टली ब्रशिंग कितनी बार करना चाहिए? Very good question, actually. It's not only for a child, but it's for adult also. Brushing normally should be done only twice a day, morning and night. Brushing should be done only 2 to 3 minutes every time. I know there are some adults or some even kids, they are so finicky that वो 1-2 मिनट ब्रश नहीं कर 2-3 मिनट ब्रश नहीं करते. दे कीप ऑन ब्रशिंग फॉर 5 मिनट 6 मिनट 7 मिनट बिकॉज दे फील दैट अगर मैं इतने देर ब्रश नहीं करूँगा ना, मेरे दांत वाइट नहीं दिखेंगे. बट यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट when you're brushing, you're exerting pressure from the brush on the teeth, and if you're not using right technique, that also is very important. It's not just the time of brushing, it is not how many times you have to brush, but what technique used for brushing is also been important. अगर आप 5-6 मिनट ब्रश अगर दांत के ऊपर बार बार घुमा रहे, इट्स गोइंग टू क्रिएट अ फ्रिक्शन अराउंड योर टीथ. The friction around your teeth is going to create some kind of abrasive effect on the teeth, and that will lead to sensitivity. You're losing a tooth structure. So if this habit is happening to have happened for many years, for 4 years 5 years आप ब्रश कर रहे हो 4-5 मिनट के लिए, then it is going to damage your teeth. So it is absolutely not recommend to brush for more time. It is just recommend to brush twice a day, and remaining time कुछ भी खा रहे हो तो just gargle your teeth. And brushing is not recommended to do more than 2 to 3 minutes. Plus the brush. Then I will answer everything. I'll answer everything is that key. Basically, even if you go to any educated person, he will not know about this कि ब्रश कौन सा टाइप का यूज़ करना चाहिए. सो अगर आप 40 प्लस हो, 45 हो, 50 हो, जब थोड़े दांतों का वेयर शुरू होता है, तब मॉम प्रेफरली ट्राई टू यूज सॉफ्ट ब्रश. बट आप 30s में हो, 20s में हो, तो मीडियम ब्रश is okay for you, but do not brush more than 2 to 3 minutes. If you're using a right technique, that 2 to 3 minutes brushing is enough to remove all the plaque which is happening around your teeth. Again, what is important is that where do you brush? आप अच्छा, कहाँ पे वो भी ब्रशिंग है करते क्या? हो? हाँ. अच्छा. नॉर्मली हम सुबह उठते हैं तो ब्रशिंग हम क्या आते ब्रश मुंह में रखते हैं, न्यूज़पेपर हाथ में लेते हैं और घूमते रहते हैं और ब्रश करते रहते हैं, वो या फिर चालू मोबाइल. होता है. आजकल न्यूज़पेपर भी नहीं, मोबाइल हाथ में लेते हैं, न्यूज़ पढ़ते रहे. जिस प्रकार की न्यूज़ है उस प्रकार से हमारा ब्रश घूमते रहता है. परफेक्ट अगर इफेक्ट. हाँ, अगर वही ट्रम्प ने टैरिफ ऐड कर दिया है तो ब्रश थोड़ा जोर से घूमेगा, या वॉर चल रहा है तो उस हिसाब से ब्रश घूमेगा. सो व्हाट इज हैपनिंग इज दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड बी डूइंग ब्रशिंग स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर. 2 ही मिनट देने यार तुमको, पर ट्वाइस अ डे दैट 2 to 3 मिनट्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर, जहाँ पे आप सब सेक्शन में मीन्स राइट साइड ब्रश कर दिया, ऑक्लूजल प्लेटफॉर्म पे ब्रश कर दिया, अंदर के साइड से ब्रश कर दिया. सो यू विल एबल टू ब्रश ऑल द एरिया ऑफ योर टीथ, एंड दैट विल कीप योर टीथ वेरी हेल्दी. बट दिस इनएडवरेंट ब्रशिंग वेयर आप हॉल में घूम रहे हो या फिर कुछ पढ़ रहे हो या फिर जिस तरह मुंह आपका मूड है उससे आप ब्रश कर रहे हो, तो इट गोइंग टू बी मोर डैमेजिंग टू योर टीथ. सो वेयर यू ब्रश, how much time you brush, which brush you uses, and brushing technique. These 4 things are very important to keep your teeth healthy forever. आई जस्ट लव दिस. बाय द वे, और एक चीज़ जो लोग करते हैं, जो डॉक्टर मिलिंद ने बोला नहीं, टॉयलेट सीट पे बैठ जाते हैं, पॉटी करते करते वो ब्रश मुंह में है, बीच में से बंदा भूल जाता है कि मुझे इसको हिलाना भी है. देन इफ नथिंग इज कमिंग आउट दे विल ब्रश, देन अगेन दे विल स्टॉप, अगेन दे विल ब्रश. Again, a wrong place, right, to brush? Absolutely. Okay, all of you should know. बहुत सारे बच्चे बीमार पड़ने की एक वजह ये भी है, एक तो उनका ब्रश स्टोर कहाँ पे होता है. अगर आप कमोड जहाँ पे है उसके पास में ही आपके ब्रश है और ब्रश खुले है, फ्लश हो रहा है, ब्रश वहीं पे है, it will create lot of infection. Absolutely. So I think the 5th thing to be taken care of, Yes. where the brush is kept. बहुत सारे लोग और एक्सट्रीम में चले जाते हैं, ब्रश ऐसे बंद डब्बी में बंद हो जाता है. सो गीला ब्रश डब्बी के अंदर जाता है, बंद हो जाता है. अगेन वेरी बैड, बिकॉज आप गीली चीज़ को बंद जगह पे नहीं रख सकते. सो हाउ डू यू स्टोर ब्रश भी बहुत इंपॉर्टेंट है. डॉक्टर मिलिंद, एक थर्ड चीज़ है जो आई थिंक इसी से रिलेटेड है,
जितना ज्यादा झाग उतना ज्यादा व्हाइटनिंग। टीवी कमर्शियल्स में यही देखा है, हाँ किया झाग के साथ दांत साफ हो जाता है। सो बहुत झाग करना बहुत जरूरी होता है क्या? मतलब इतना सारा टूथपेस्ट लो कि पूरा मुंह भर जाए झाग से? No, not needed. Absolutely not. See, toothpaste is just a vehicle. Brush technique is most important. आपको सिर्फ पीनेट टूथपेस्ट का काम क्या है, एक मुंह में टेस्ट लाने के लिए। दो देर आर डिफरेंट कंपनीज इन गिविंग डिफरेंट आइडिया, डिफरेंट काइंड ऑफ कमर्शियल्स कि मेरा टूथपेस्ट सबसे भारी है एज कम्पेयर टू इसका टूथपेस्ट। बट टूथपेस्ट इज जस्ट टू क्रिएट दैट टेस्ट, दैट फीलिंग। बिकॉज 2 मिनट मुंह में पेस्ट रख के आपके गम्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, हेल्दी नहीं होने वाले। बट राइट ब्रशिंग विथ वॉट एवर टूथपेस्ट यूज, जस्ट पीनेट साइज ऑफ टूथपेस्ट विथ राइट ब्रशिंग टेक्निक, जहाँ पे आपने सब कंपार्टमेंट को प्रॉपर ब्रश किया है, is more effective than taking huge quantity of toothpaste and brushing just for a minute, or hardly brushing the way it has been required. So right technique is more important than the size of the toothpaste. Can we once just talk about right technique? Probably I can tell what I've understood and you can. One is up down I need to do. Second is circle I need to do. Third is all the corners I need to do. फिर जो ऊपर का हिस्सा है वहां पे करना है। और एक इम्पोर्टेंट हिस्सा आपने बोला, वो अंदर वाला चीज, अंदर वाले side. वो कैसे घिसेंगे? So I will say that कि normally हम brushing इस तरह करते हैं, हाँ। which is not recommended. Because अच्छा। that is going to create a grinding, that is going to create a wear effect on your teeth. Brushing if you're doing is that there are many methods, but because there is huge amount of audience is going to see this, simple method is circular motion. आप सर्कुलर मोशन में बाहर के साइड से ब्रश को घुमाओ, ओके। बकल, दैट्स कॉल्ड बकल साइड्स, राइट और लेफ्ट साइड। देन द ऑक्लूजर सरफेस, जहाँ पे कैविटीज होते हैं उसको बोलते हैं ऑक्लूजर सरफेस, ऊपर वाला। हाँ ऊपर वाला, उसके ऊपर ब्रश घुमाओ आपका। ओके। एंड देन इनसाइड यू नीड टू टेक द ब्रश इनसाइड पार्ट एंड देन जस्ट ब्रश इट वर्टिकली अबव, ऊपर की तरफ के। So if you just do a outside brushing, right side means if you just take 20 seconds each quadrant, not more than, मैंने बोलूँगा टाइमर लगा के बैठो आप। I'm just saying that initially maybe you have to put that efforts कि मुझे conscious efforts ताकि मैं हर जगह ब्रश कर रहा हूँ, because most of the time when a patient come to my practice, बाहर के साइड से दांत पूरे वाइट होते हैं, but when I see it from inside, अंदर पूरा टाटर का जमा होता है। और टाटर ये डिसाइड नहीं करता है कि अंदर के साइड बनाए तो मैं कम डैमेज करूँगा। अगर टाटर मुंह में है, वो अंदर के साइड से बाहर के साइड इज गोइंग टू डैमेज योर टीथ एंड द बोन एंड गोइंग टू मेक योर टीथ मोर वीकर। सो इनसाइड साइड ब्रशिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट द वे वी आर डूइंग इट फ्रॉम आउटसाइड ब्रशिंग। वाह, ये बड़े हो छोटे हो गाना याद रख लो, थोड़ा सा सर्कल, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा अंदर, थोड़ा सा गार्गल, एंड आई थिंक वी आर डन। Absolutely. अच्छा था ये? Absolutely perfect. वाह, दैट वाज नाइस। डॉक्टर मिलिंद, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने ब्रश कर लिया, मैंने टूथपेस्ट यूज कर लिया, मैंने गार्गल कर लिया, बट मुझे बैड ब्रेथ का इशू है, तो उसके लिए क्या करना है? So bad breath happens because of multiple reasons. Though patient must be brushing twice a day and they're brushing religiously properly and still they complain that कि मुझे bad breath है. So bad breath happens because of one, there is already tartar around your gums. भले आपने brushing last 1 साल से कर रहे हो, पर आपने dentist visit किया नहीं है to remove that tartar. Because आपके मुंह में tartar means what? Tartar means hard plaque, जिसको हम ब्रश से नहीं निकाल पाते। सो इट इज़ ऑलरेडी स्टेइंग देयर ऑन द टीथ। तो वो टाटर विल अक्यूमुलेट मोर अमाउंट ऑफ फूड अराउंड इट, बिकॉज दैट्स अ रफ एरिया एंड दैट विल अक्यूमुलेट मोर फूड अराउंड इट। सो मोर फूड अक्यूमुलेट करेगा, तो जैसे मुंह में ज़्यादा देर मोर देन 4 आवर्स फूड रहेगा तो फूड फर्मेंट होना शुरू हो जाएगा, बिकॉज बैक्टीरिया विल स्टार्ट ईटिंग दैट फूड एंड दैट फर्मेंटेशन विल क्रिएट एन एसिड एंड एसिड विल क्रिएट अ बैड ओडर और स्मेल इन द माउथ। दैट्स अ वन थिंग। सेकेंड थिंग है इन्फेक्टेड गम्स। हम हर कॉर्नर में ब्रश नहीं कर रहे, और कुछ लास्ट विजडम टूथ है अपना जहाँ पे मेरा ब्रश नहीं पहुँच रहा है, और वहाँ पे बिकॉज ब्रश नहीं पहुँच रहा है वहाँ पे जाके खाना जम रहा है, तो खाना गम्स को इन्फेक्ट करेगा, बिकॉज इट विल इरिटेट द गम्स, इट विल क्रिएट अ बैक्टीरिया देयर एंड दैट विल द इरिटेटेड गम्स एंड बैक्टीरिया विल क्रिएट एन इन्फेक्शन देयर एंड दैट विल क्रिएट अ बैड ओडर। सेकेंड दैट। थर्ड, भले ये दोनों प्रॉब्लम नहीं है, टाटर भी नहीं है, बैड ओडर भी नहीं है, थर्ड इज एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल। Oh, So that alcohol excessive consumption creates some kind of ketosis, some kind of, and it creates a dryness in the mouth. And जब मुंह में से अगर सलाइवा ड्राई हो जाए, निकल जाए, तो नॉर्मल बैक्टीरिया को किल नहीं करता, बिकॉज सलाइवा प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन किलिंग द बैक्टीरियाज। एंड बिकॉज ऑफ ड्राइनेस, एक्सेसिव ड्रिंकिंग ऑफ अल्कोहल और एक्सेसिव ड्रिंकिंग ऑफ colas like cold drinks creates a dryness in the mouth, and if there is excessive dryness in the mouth, such patient will always see a bad odor.
दैट्स अ थर्ड रीज़न. फोर्थ इज़ इंडाइजेशन. सी रात में लेट खाना खाना और काफ़ी क्रंची फूड खाना जो डाइजेशन के लिए टाइम लगाता है, इसके कारण इंडाइजेशन होता है तो गैसेस बन जाते हाँ, हैं गैसी और फूड। वो गैसेस के कारण बैड ऑर्डर होता है एंड एसिडिटी. ओह! सो कुछ लोगों में उनको लगता है कि एसिडिटी नहीं है मुझे, बट रात में सोने के बाद अगर आप फूड हैबिट्स आपके ऐसे हैं कि जिसके कारण पेट फुलनेस हो रहा है और एसिड बना रहा है बॉडी में, तो एसिड रात में मुंह में आ जाता है जो फील नहीं होता है, बट दैट एसिडिटी कैन क्रिएट अ बैड ऑर्डर. एंड लास्ट, विच इज़ वी ऑल नो द रीज़न इज स्मोकिंग. हुँ, कॉमन जिसको रीज़न। हम पेपरमेंट या कोई च्युइंगम यूज़ करके हम उसको अवॉइड, हम सोचते हैं कि बैड ऑर्डर को मैं निकाल दूँ मैं इसको, बट आप स्मोकर हो तो किसी को पता चल जाएगा ये, एंड दैट्स कैन क्रिएट अ बैड ऑर्डर. सो दिस आर द वेरी कॉमन रीज़न. वी नीड टू फाइंड आउट द कॉज क्यों बैड ऑर्डर है, एंड अकॉर्डिंगली वी नीड टू एड्रेस दैट. प्लीज़ ऑल ऑफ यू रिमेंबर, बैड ओडर बच्चों से लेके बड़ों तक सब लोगों में दिखाई देता है। उसका सॉल्यूशन ये नहीं कि मैं आपसे दूर खड़ी रह के बात करूँ, उसका सॉल्यूशन ये है दैट बेटर गेट द कॉज करेक्टेड, सो इट्स ऑलवेज बेटर। एंड आई जस्ट वांट टू ऐड हियर इज दैट हाउ बेटर यू आर लुकिंग, आपकी पर्सनैलिटी बेस्ट है, आप स्मार्ट रह रहे हो, आप यू आर, बट एवरीथिंग इज राइट, यू आर गुड, हैव अ गुड स्माइल ऑल्सो, बट आपके मुंह से थोड़ा स्टिंकिंग स्मेल आ रहा है, it will just drift away people from you. So very important. Even a tongue cleaning, I'm saying is that I have not spoke about that. Ki one of the reason for bad also is an unhygienic tongue. So some, so we need to make sure that at least twice a week at night we should clean your tongue. Either ब्रश के, हमेशा आपने ब्रश को देखा होगा, बाहर से साइड से आगे से ब्रिसल होता है, पीछे से साइड थोड़ा सा, पीछे का रफ। बेस होता है थोड़ा रफ होता है, टफ होता है. सो यू कैन यूज दैट और यू कैन गेट बाय अ टंग क्लीनर एंड क्लीन द टंग बिकॉज दैट आल्सो इज वन ऑफ द कॉज ऑफ बैड ओडर. हे हम लोग को पता ही नहीं था ब्रश के पीछे रफ एरिया है क्यों, उसको टंग क्लीन करने के लिए कहाँ से यूज करेंगे? डॉक्टर मिलिंद, क्या उसका भी कोई टेक्निक होता है, राउंड राउंड अप अप टंग को क्लीन? No, it's just a mechanical trying to scrape out the materia alba, that's called as a white अच्छा, white part होता है, so which is small food particle which gets stung because tongue got different serrations, grooves होते हैं, तो वहाँ पे जाके सब में नहीं होता है पर काफ़ी लोगों में वो that forms around your tongue. We just need to use a mechanical pressure to remove it. जस्ट रिमूव गागल एंड डन। Done. दैट साउंड्स सुपर्ब। किसी का पैशन जब कोई होता है ना, तो वो कितने एंगल से इंफॉर्मेशन देना चाहता है। आपको पता है आज हम लोगों ने बहुत सारी ऐसी भी बातें की जो क्वेश्चंस वेर नॉट प्रिपेयर्ड, नॉट थॉट ऑफ, बट एज अ डॉक्टर इज फीलिंग व्हाट मोर आई कैन टेल यू विच यू कैन फॉलो इन योर डे टू डे लाइफ, and honestly as a mother I am thinking what more I can grasp which can help for my entire family. Thank you so much Dr. Milind. Thank you. एक क्वेश्चन थोड़ा पर्सनल है, पूछ लूँ आपसे? पूछ लो. ओके, आई हैव विजिटेड 32 स्माइल्स, जो आपका इनिशिएटिव है, आपका बेबी है वो, एंड इट हैज़ अ ग्रोन बेबी नाउ। तो मुझे पूछना है, व्हाट मेक्स 32 स्माइल सर्व पीपल विथ अ स्माइल? So 32 Smiles started with a vision where all the time our thought process is that how we can give more to the people. So instead of what I can get, how do I can give more to the people? So with that thought process, everybody, including doctors, we have almost 12-15 doctors working with us. We are a team of almost 30 assistant technicians working with us. So we have imbibed that thought that we are not here to get something with them. We are here to give more. So because everybody working with that thought process that I'm here a giver than getter. So with that process we are working. So you will always see anybody who walk into, you will always see a smile on the face because we are here to give. So with that thought process being, we are working from last 20-21 years, we are able to create more and more smile, not only in our employees' life but also in a patient's life. सो ब्यूटीफुल। बोर नहीं होता है डॉक्टर मिलिंद? पूरा दिन आप सिर्फ सी, आई अंडरस्टैंड वन थिंग दैट इफ इट्स योर पैशन यू लव डूइंग इट, बट Absolutely. यू मस्ट बी सीइंग फ्यू पेशेंट्स फॉर इयर्स टुगेदर। Right. So, unusual question, but how do you add newness to your passion? So being that thought process is all about giving than getting what I'm going to get when I treat this patient. It always add an excitement. अरे मुझे इस पेशेंट के साथ क्या करना है, मुझे इसको कैसे बेस्ट, इसका स्माइल कैसे बेटर करना है, हाउ डू यू कैन हेल्प दिस पेशेंट मोर सो दैट उसके लाइफ में कुछ बदले. सो वी आर नॉट ओनली वर्किंग ऑन द पेशेंट टीथ बट ऑल्सो ट्राइंग टू हेल्प सम पेशेंट्स विद देयर लाइफ, trying to motivate them,
when it comes to their education, try to sit with them and talk to them how they can do better in their education. So we all the time look seeing to create a change in their not only smile but also in their personal life. So that keeps us motivated all the time. And second, we've been passionate about technology. So we always feel that how, because if I work for a year and then I start feeling stagnated, मुझे लग रहा है कि यार कुछ तो बदलाव होना चाहिए, कुछ तो नई चीज़ आनी चाहिए. So we're always craving to add a new technology so that it can add a value in patient's life. So every year we add a new technology, new practice, so that it can not only improve the experience for the patients, so that patient in terms of diagnostic, but also doing treatment, it should create a more painless, more comfortable treatment for the patients. So that crave for technology, crave for new things always create an excitement, and that's the reason even after 21 years, every day when I go to the clinic, I'm passionate. I look forward to see the patient, look forward to see my team, and we love working all the time. लॉट्स ऑफ लव डॉक्टर मिलिंद, लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल जिन लोगों ने आज का पॉडकास्ट देखा. 3-4 चीज़ें समझ लो यार. खुद से प्यार करना बहुत इम्पोर्टेंट है. खुद से प्यार करने के लिए खुद को मिरर में देख के स्माइल करना बहुत इम्पोर्टेंट है. स्माइल के लिए जो चीज़ें आज डिस्कस की है वो याद रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. और सिर्फ याद रख के कुछ नहीं होगा, इम्प्लीमेंट करना उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. सो लेट्स गो फॉर इट. थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू व्यूअर्स. जिसके घर में बच्चे हैं, बड़े हैं, ये शेयर करना तो बनता है. बिकॉज मुझे तो बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी, मुझे पता है आपको भी नहीं पता है. तो चलिए काम करते हैं साथ में मिल के एक ब्यूटीफुल स्माइल को क्रिएट करने की. Yes. थैंक यू Thank- सो मच डॉक्टर मिलिंद. Thank you so much, Shreya, for asking such an important question, which has been very important in your life. And I'm very sure that people who are watching this podcast, it will help them not only to smile beautifully well, but also confidently well. Thank you so much. थैंक यू. Thank you. बाय.